गुड आफ्टरनून बच्चों। फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इन द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ एमजे स्टार सर, इन द मैजिकल लेक्चर्स ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों, पिछली क्लास में हमने 11th क्लास की ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर शुरू किया था बच्चों, जिसका नाम था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, शारीरिक द्रव्य तथा परिसंचरण। बच्चों, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था, एक बार जल्दी से मैं आपको बच्चों उसका क्विक रिवीजन करवा देता हूं, क्योंकि मकसद एक क्लास में याद हो जाना चाहिए, मकसद मां है। तो जल्दी से एक बार बच्चों क्विक रिवीजन करते हैं जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। याद कीजिए बच्चों, एनसीईआरटी पेज नंबर 193 पर यह चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर का हेडिंग है बच्चों बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। याद कीजिए, एनसीईआरटी पहले पैराग्राफ में क्या लिखती है? द मकसद ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। याद कीजिए बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम का मकसद होता है सर्कुलेशन करवाना। व्हाट इज सर्कुलेशन बच्चों? जो एसेंशियल चीजें होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो सकता है। फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं, कोशिश कीजिए क्लास के अंदर याद हो जाना चाहिए। याद कीजिए बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मकसद होता है? सर्कुलेशन करवाना। व्हाट इज सर्कुलेशन बच्चों? जो एसेंशियल चीजें होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, उनको हमें सेल तक ट्रांसपोर्ट करना होता है। और जो हार्मफुल चीजें होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन वेस्ट होता है, इन्हें हमें सेल से अवे ट्रांसपोर्ट करना होता है। और देखिए बेटा, ये जो टू डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन चलता है, इसी को तो कहा जाता है बच्चों सर्कुलेशन। तो उम्मीद करता हूं सर्कुलेटरी सिस्टम का मकसद क्या है बच्चों? सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन आपको समझ में आ गया होगा, हमें टू एंड फ्रो मूवमेंट करना है, टू एंड फ्रो ट्रांसपोर्ट करना है सेल से होते हुए। तो याद कीजिए बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम का मकसद होता है सर्कुलेशन करवाना। व्हाट इज सर्कुलेशन? हमें सेल तक जो है टू एंड फ्रो जो है चीजों को ट्रांसपोर्ट करना होता है। फिर हमने डिस्कस किया था बच्चों कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों, आपको एग्जांपल्स जो है फिलहाल चैप्टर के अकॉर्डिंग याद होनी चाहिए। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अगर पूछा जाए तो इन जनरल बच्चों आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलता है, मॉलस्क में देखने को मिलता है। और याद कीजिए, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हमें एनलीड्स और कॉर्डेट्स में इन जनरल देखने को मिलता है। अब याद कीजिए बच्चों, कॉर्डेट्स के अंदर हम क्लोज सर्कुलेशन की बात करें तो बच्चों उसके अंदर हम भी आते हैं, तो हमारे अंदर भी क्लोज सर्कुलेशन मिलता है। याद कीजिए, व्हाट इज क्लोज सर्कुलेशन? पहले मैं आपको बता चुका था, एनसीईआरटी का पॉइंट है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है बेटा, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की तुलना में जो है मोर एडवांटेजेस होता है। रीजन क्या जाना चाहिए? क्योंकि वहां पर बच्चों हम अपने फ्लूइड के फ्लो को जो है प्रिसाइसली रेगुलेट कर सकते हैं, आसानी से उसका नियंत्रण किया जा सकता है। तो अब मेरी क्लास को ध्यान सुने बच्चों, सर्कुलेशन दो टाइप का, ओपन क्लोज, हमारे अंदर मिलता है क्लोज। क्लोज को बेटा दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड वस्कुलर सिस्टम। तो बच्चों लिम्फेटिक सिस्टम हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। फिर हमने शुरुआत की थी बच्चों ब्लड वस्कुलर सिस्टम या फिर ब्लड सर्कुलेशन। और मैंने आपको कहा था बच्चों, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के तहत तीन चीजें पढ़नी होती हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो बच्चों ब्लड जो है वो हमने पिछली क्लास में शुरुआत की थी। आज की क्लास में बच्चों हम ब्लड वाले पोर्शन को सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। फिर बाद में बच्चों हम ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, फिर हम हार्ट पढ़ेंगे और लास्ट में हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे और चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बच्चों ब्लड के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको इनसाइड की लाइन बताई थी बच्चों, रिवीजन चल रहा है। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है विच कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। याद कीजिए बच्चों, ब्लड पहली बात तो एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। याद कीजिए ना बच्चों, ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। तो याद कीजिए, ब्लड में दो ही तो चीजें बच्चों, या तो मैट्रिक्स है या फिर ब्लड कॉर्पसस है। याद कीजिए, ब्लड की जो मैट्रिक्स है हम पढ़ चुके हैं बच्चों। आज की जो क्लास है बच्चों, मेन एग्जाम का एक क्वेश्चन होना चाहिए, तो बहुत ध्यान से आप सुनेंगे बेटा। 450 तक का हमारा टारगेट है, हम ब्लड वाले पोर्शन को सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, ब्लड में दो ही तो चीजें बच्चों, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल। मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा समय देना चाहता हूं, अपनी आंखें बंद करके एक बार जहन में सोच लीजिए मैट्रिक्स के बारे में आप कितना सोच पा रहे हैं। मैं आपको समय दे रहा हूं बच्चों, मैट्रिक्स के बारे में आप सोचिए बच्चों। ये टोटल ब्लड का जो है 55% पार्ट बनाती है। सोचिए बच्चों, ये स्ट्रॉ कलर का विस्कस फ्लूइड होता है, हल्के पीले रंग का एक गाढ़ा द्रव्य होता है। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। याद कीजिए बेटा, फिर उस 55% में 90 से लेकर 92% तो पानी होता है, जबकि उसमें 6 से 8% जो है वो प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन्स के बारे में सोचिए बच्चों, मैं आपको समय दे रहा हूं बच्चों, प्रोटीन के बारे में आप सोचिए। एल्बुमिन जो होता है बेटा वो ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। जो ग्लोबुलिन होते हैं बेटा, स्पेशली गामा ग्लोबुलिन, वो एंटीबॉडीज हैं, वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं बच्चों। और याद कीजिए, जो फाइब्रिनोजन होते हैं या फिर जो प्रोथ्रोम्बिन है बेटा, वो ब्लड कोगुलेशन के अंदर जो है डिस्कस करते हैं।
बेटा इसी के साथ जो है ब्लड की मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुकी है, प्लाज्मा यानी 55%। अब आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन से दूर हट जाइए और तन और मन के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों। मकसद मा है, कोशिश करेंगे क्लास में याद हो जाए। चलिए बच्चों हम पढ़ते हैं ब्लड का कंपोजिशन, मैट्रिक्स, प्लाज्मा 55% कंप्लीट। अब हम बात करेंगे बच्चों ब्लड कॉर्पसस के बारे में, मेरे साथ जुड़ जाइए। मैंने आपको कहा था बच्चों ब्लड में जो कॉर्पसस होते हैं ये टोटल ब्लड का जो है 45% पार्ट बनाते हैं। बेटा ब्लड कॉर्पसस को कलेक्टिवली एनसीईआरटी कहती है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, उनको संगठित पदार्थ कहा जाता है। अब याद करने की कोशिश कीजिए, ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं बेटा तीन टाइप के होते हैं, आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट यानी कि थ्रोम्बोसाइट। और बच्चों पिछली क्लास में आरबीसी हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेटलेट्स के बारे में मैं आपको बताकर गया था कि प्लेटलेट्स जो है बेटा वो थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करते हैं जो ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करेगा। कैसे करेगा आज वो हम डिस्कस करेंगे। और बच्चों हमें जो है डब्ल्यूबीसी डिस्कस करना है, तो पहले जल्दी से बच्चों हम डब्ल्यूबीसी को कंप्लीट करते हैं, फिर आज मैं आपको दो सब टॉपिक समझाना चाहूंगा बच्चों, ब्लड ग्रुपिंग और ब्लड क्लॉटिंग। तो ये आज के लेक्चर का हमारा टारगेट है। तो आइए मुस्कुराहट के साथ शुरू करते हैं बच्चों, दैट इज डब्ल्यूबीसी। मेरे साथ जुड़ जाएंगे। चलिए बच्चों बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। बेटा फिर दोहराता हूं, ब्लड में दो चीजें हैं, मैट्रिक्स और सेल। सेल्स को हम ब्लड कॉर्पसस कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं, हम ब्लड कॉर्पसस पढ़ रहे हैं। आरबीसी पढ़ चुके हैं, प्लेटलेट्स पढ़ चुके हैं। आइए जल्दी से बच्चों पहले हम डब्ल्यूबीसी को कंप्लीट करते हैं। अब मेरे साथ जुड़ जाइएगा, मेन एग्जाम का सवाल निकलेगा, ध्यान सुनिए बच्चों। डब्ल्यूबीसी के पहले तो फुल फॉर्म सुन लीजिए, ध्यान सुनेंगे। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म सुन लीजिए, वाइट ब्लड सेल कह दीजिए या वाइट ब्लड कॉर्पसल। याद कीजिए बेटा आरबीसी पूरे सेल हैं, डब्ल्यूबीसी पूरे सेल हैं, प्लेटलेट पूरे सेल नहीं है, वो तो याद कीजिए थ्रोम्बोसाइट जो प्लेटलेट्स होते हैं वो तो मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो बेटा समझिए आरबीसी को हम सेल कह सकते हैं, डब्ल्यूबीसी को भी सेल कह सकते हैं। तो डब्ल्यूबीसी की पहले तो फुल फॉर्म समझिए, इनको जो है श्वेत रक्त कणिकाएं कह सकते हैं, इनको श्वेत रक्त कोशिकाएं कह सकते हैं। बेटा डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या है, या तो आप इसको व्हाइट ब्लड कॉर्पसल कह दीजिए या इसको आप व्हाइट ब्लड सेल कह दीजिए। अब समझना बेटा, जैसे आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, एनसीईआरटी कहती है डब्ल्यूबीसी को बेटा ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और यहां से बेटा एग्जाम का एसर्शन रीजन निकलेगा। बेटा साइट का मतलब होता है सेल, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। तो ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो कलरलेस सेल होते हैं। पर अगर आपसे रीजन पूछा जाए क्या, तो आप बोलोगे ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। बेटा यहां से एसर्शन रीजन निकल जाएगा। एसर्शन में आएगा डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो कलरलेस सेल होते हैं, बिल्कुल सही है। रीजन में क्या आएगा, दे लैक हीमोग्लोबिन। तो ध्यान सुना बच्चों, डब्ल्यूबीसी वो सेल हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन जैसा कलर देने वाला कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। तो हीमोग्लोबिन के अभाव की वजह से डब्ल्यूबीसी जो होते हैं बेटा वो कलरलेस हो जाते हैं। पहले डब्ल्यूबीसी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। अब ध्यान सुनिए बेटा, अगर मैं डब्ल्यूबीसी के स्ट्रक्चर की बात करूं, याद करिएगा आरबीसी जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, बाइकॉन्केव होते हैं और नॉन न्यूक्लियर होते हैं। अब बेटा अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो ध्यान सुनिए, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं बच्चों ये अमीबीय आकृति के होते हैं, ये अमीबॉइडल शेप होते हैं। और एक चीज समझना बच्चों, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ये न्यूक्लिएटेड ब्लड कॉर्पसल हैं। याद कीजिए आरबीसी मैच्योर है, कुछ ना कहा जाए तो मैच्योर मानना है। आरबीसी बेटा नॉन न्यूक्लिएटेड है, प्लेटलेट्स जो है वो भी नॉन न्यूक्लिएटेड। पर ध्यान रखना डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ये न्यूक्लिएटेड ब्लड कॉर्पसल होते हैं। अब समझिए बेटा सेल है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर साइटोप्लाज्म तो होगा। अब समझना बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो है अलग अलग टाइप के ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो समझना बेटा वो सारे के सारे डब्ल्यूबीसी तो हैं। तो जब उन सब के इंडिविजुअल काउंट को हम सब टोटल करेंगे तो बेटा वो निकल कर आएगा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। और हमारा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना होता है बेटा, 6000 से 8000 पर mm क्यूब होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे बच्चों एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे इन सभी ब्लड कॉर्पसस की सीक्वेंस पूछ लूं बच्चों, चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है चाहे फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आरबीसी का काउंट सबसे ज्यादा है। पहले तो याद कीजिए बेटा काउंट का मतलब होता है पर mm क्यूब। तो समझिए जो आरबीसी होते हैं वो तो मिलियंस में होते हैं बेटा, 5 से 5.5 मिलियन। उसके बाद बेटा प्लेटलेट्स का नंबर आता है 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख पर mm क्यूब। और सबसे कम जो होते हैं बेटा वो डब्ल्यूबीसी का काउंट होता है, कितना होता है 6000 से 8000 पर mm क्यूब। ये आपको याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब समझना बेटा जो डब्ल्यूबीसी होते हैं इनको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। आपके मॉड्यूल में 3 अलग से लिखे हुए हैं, 2 अलग से लिखे हुए हैं। बेटा मैं आपको जो है एक ही टेबल में पूरा कंप्लीट करूंगा, ध्यान सुनना। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं बेटा ल्यूकोसाइट 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं बेटा ग्रेनुलोसाइट, एक होते हैं बेटा जी ग्रेनुलोसाइट और एक होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। पहले तो समझिए, चाहे वो ग्रेनुलोसाइट हो बच्चों, चाहे वो ए ग्रेनुलोसाइट हो, है तो वो डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी है बेटा तो ये अमीबॉइडल शेप के होंगे।
इनके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, इनके अंदर आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। पर आप ध्यान समझिए, ऐसे डब्ल्यूबीसी बच्चों, बहुत आसान लेक्चर है, ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनके साइटोप्लाज्म में हमें ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। बेटा साइटोप्लाज्म तो है, पर साथ ही साथ आपको कणिकाएं देखने को मिलती हैं, ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं, तो उन्हें कहा जाएगा बेटा ग्रेनुलोसाइट। इससे आसान क्या हो सकता है, ऐसे सेल जिनके अंदर ग्रेन्यूल प्रेजेंट हैं तो वो होंगे ग्रेनुलोसाइट। और देखिए बेटा, ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल नहीं है, यानी साइटोप्लाज्म जो है बिल्कुल क्लियर होता है, साफ होता है, ग्रेन्यूल एब्सेंट है, तो उन्हें कहा जाएगा बेटा ए ग्रेनुलोसाइट। क्लास में याद हो जाएगा, ऐसे सेल जिनमें ग्रेन्यूल एब्सेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है बेटा ए ग्रेनुलोसाइट। अब ध्यान से सुनिएगा, जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं ना बेटा, ये भी होते हैं 3 टाइप के। जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं ना बेटा जी, ये भी होते हैं 3 टाइप के। और जो ए ग्रेनुलोसाइट होते हैं बेटा जी, ये 2 टाइप के होते हैं। सुनते जाइए, ग्रेनुलोसाइट होते हैं बेटा 3 टाइप के। एक तो होते हैं एसिडोफिल्स, बेटा इन्हीं को जो है इओसिनोफिल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी समझा दूंगा बेटा। ग्रेनुलोसाइट 3 टाइप के होते हैं, एसिडोफिल होते हैं, एक होते हैं बेटा जी बेसोफिल होते हैं, एक होते हैं न्यूट्रोफिल। तो ध्यान रखिएगा, जो ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी हैं वो 3 टाइप के हैं। जो ए ग्रेनुलोसाइट बेटा ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं बेटा जी मोनोसाइट होते हैं और एक होते हैं लिम्फोसाइट। अब ध्यान से सुनिएगा, यानी मैं कह सकता हूं बेटा जी ये पांचों के पांचों क्या हैं, ये डब्ल्यूबीसी हैं बेटा। ये पांचों के पांचों जो हैं डब्ल्यूबीसी हैं, या फिर हम कह सकते हैं ल्यूकोसाइट है। अब समझिए बच्चों, पांचों के पांचों डब्ल्यूबीसी हैं, तो अगर मैं इनके फिगर की बात करूं बेटा, ये अमीबॉइडल शेप होंगे। जाहिर सी बात है बच्चों, ये अमीबॉइडल शेप होंगे। टेस्ट में या फिर एग्जाम में जो डायग्राम आएंगे ना बच्चों, वो एनसीईआरटी के आएंगे। यहां हम आराम समझ रहे हैं, समझिए ये पांचों के पांचों डब्ल्यूबीसी बच्चों, तो ये अमीबॉइडल शेप होंगे। इनमें आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और साइटोप्लाज्म तो आपको देखने को मिलेगा। अब समझना बेटा, चूंकि ये जो शुरुआत वाले 3 है बेटा, ये ग्रेनुलोसाइट हैं, तो इनके साइटोप्लाज्म में तो हमें ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे। बेटा यहां तो ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे, लास्ट वाले 2 में हमें ग्रेन्यूल्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब समझिए, हैं तो ये डब्ल्यूबीसी बच्चों, और डब्ल्यूबीसी के अंदर जो है हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो ध्यान सुनिएगा, मोनोसाइट के अंदर बेटा किडनी शेप न्यूक्लियस मिलता है। याद कीजिए बेटा, मोनोसाइट कुछ और नहीं है, ये मैक्रोफेजेस ही तो हैं। और बेटा मैक्रोफेजेस की पहचान होती है किडनी शेप न्यूक्लियस। टेस्ट में या एग्जाम में गलती मत करना बच्चों, कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है। मान लेते हैं अगर ऐसा मैं स्टेटमेंट दे दूं कि मोनोसाइट के अंदर किडनी प्रेजेंट है, तो बेटा गलत है, किडनी नहीं है, किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। और समझिए बेटा, लिम्फोसाइट के सेंटर में एक राउंड न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है। तो समझिए यहां तो ये बात हो गई। अब एक चीज समझना बच्चों, जो ए ग्रेनुलोसाइट है आप देख पा रहे हैं, इनके साइटोप्लाज्म में पहली बात तो ग्रेन्यूल एब्सेंट है बेटा, यहां पर जो है कोई भी कणिकाएं देखने को नहीं मिल रही हैं। पर आप ध्यान से देखिए, इनका जो न्यूक्लियस है वो सिंगल है बेटा, न्यूक्लियस एक ही होता है और लोब में डिवाइडेड नहीं होता है। बेटा देखिए, यहां किडनी शेप न्यूक्लियस है एक न्यूक्लियस, यहां राउंड न्यूक्लियस है। इट इज ए बेटा ए ग्रेनुलोसाइट्स को कहा जाता है मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी। नाम से पता चल रहा है बेटा, ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनमें सिंगल न्यूक्लियस मिलता है, एक केंद्रक डब्ल्यूबीसी होते हैं। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा है। अब ध्यान सुनो बच्चों, अगर मैं ग्रेनुलोसाइट्स की बात करूं तो है तो ये डब्ल्यूबीसी, इनमें न्यूक्लियस होगा, पर ध्यान से देखना, इनका जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो लोब में डिवाइडेड होता है, वो पिंड में विभक्त हो जाता है, पालियों में विभक्त हो जाता है। जैसे आप ध्यान से देखना, एसिडोफिल का जो न्यूक्लियस होता है ना बेटा जी, वो इस तरह से बाइलोब्ड होता है। आप डायग्राम देख पा रहे हैं, हेडफोन की तरह हमें दिख रहा है, तो बेटा वो जो है 2 लोब में डिवाइडेड है। अगर हम बात करें बेसोफिल की, इनका जो न्यूक्लियस होता है ना बच्चों, वो इस तरह से जो है 2 से 3 लोब में डिवाइडेड है, और बेटा वो आपको जो है एस शेप का दिख रहा है। तो आपको तुरंत याद आ जानी चाहिए बच्चों किसकी, मास्ट सेल की। ध्यान रखना, मास्ट सेल जो होते हैं हूबहू बेसोफिल की तरह होते हैं, उनमें भी एस शेप न्यूक्लियस मिलता है। और समझिए बच्चों, जो न्यूट्रोफिल होते हैं, इनका जो न्यूक्लियस होता है ना बच्चों, वो मैक्सिमम लोब्ड होता है, उसमें आपको सबसे ज्यादा लोब देखने को मिलते हैं, 4 से 5 लोब आपको देखने को मिलते हैं। अब खास बात समझिए, आप देखिए बेटा, चूंकि इनका जो न्यूक्लियस है वो लोब में डिवाइडेड है, और लोब में डिवाइडेड होने की वजह से वो हमें एक से ज्यादा फॉर्म में नजर आता है बेटा, इसीलिए इनको कहा जाता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। बेटा नाम से समझ में आ रहा है। आप देखो, इसका तो किडनी शेप ही होगा,
इसका बेटा जो है आपको स्फेरिकल ही देखने को मिलेगा। पर देखिए इन ग्रेनुलोसाइट का न्यूक्लियस बेटा लोब में डिवाइडेड है, और लोब में डिवाइडेड होने की वजह से वो आपको मल्टीपल फॉर्म्स में नजर आ सकता है बेटा। वो अलग अलग फॉर्म में आपको दिख सकता है, एक से ज्यादा फॉर्म में दिख सकता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है बेटा पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। बेटा ये जो शब्द है एनसीईआरटी में जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में लिखा हुआ है, यही समझा रहा हूं, वहां मुस्कुराहट के साथ कवर करेंगे। समझे बेटा, ये ऐसे ल्यूकोसाइट हैं जिनका न्यूक्लियस एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में नजर आएगा, तो वो कहलाते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। तो उम्मीद करता हूं ये फिगर वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया है। अब आगे बच्चों कहानी लिए चलता हूं। समझना, एक चीज समझिए, ये पांचों के पांचों क्या हैं बच्चों, ये ल्यूकोसाइट ही तो हैं, तो इनका इंडिविजुअल काउंट जो होगा बेटा वो कहलाता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इसको समझिए बेटा, अरे ये पांचों के पांचों क्या हैं, डिफरेंट टाइप के ल्यूकोसाइट ही तो हैं बच्चों, तो इनका जो इंडिविजुअल काउंट होगा, प्लीज समझना, डिफरेंट टाइप के ल्यूकोसाइट का जो इंडिविजुअल काउंट होता है वो कहलाता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो बेटा मैं कह सकता हूं इसका डीएलसी प्लस इसका डीएलसी प्लस इसका डीएलसी प्लस इसका डीएलसी प्लस इसका डीएलसी बराबर टीएलसी। और बच्चों एनसीईआरटी के अंदर जो है परसेंटेज लिखे हुए हैं तो वो आपको याद होने चाहिए, टेस्ट पेपर में भी आपको मिलेंगे। तो समझना बेटा, अगर हम एसिडोफिल्स की बात करें तो ये होते हैं 2 to 3% ऑफ टीएलसी। इसका क्या मतलब बच्चों, आपको 100 में आना चाहिए। यानी बेटा देखिए इन पांचों का जो सम टोटल है वो 6000 से 8000 पर mm³ है, तो उस 6000 से 8000 का जो 2 से 3% होते हैं वो कौन होते हैं बच्चों, हमारे एसिडोफिल्स होते हैं। यानी समझिए बेटा इन सबका सम टोटल वो आएगा टीएलसी, तो इन सब ने मिलकर ही तो वो बनाया है। तो एसिडोफिल जो है वो उस 6000 में 2 से 3% होते हैं, जो बेसोफिल होते हैं बेटा ये 0.5 to 1% होते हैं, जो न्यूट्रोफिल होते हैं ये 60 to 65% होते हैं, जो मोनोसाइट होते हैं ये 6 से 8% हैं, और जो लिम्फोसाइट होते हैं बेटा जी ये 20 to 25% हैं। ये सारे के सारे परसेंटेज बच्चों एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, ये एज इट इज आपको याद होने चाहिए। तो यहां से हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी, तो आंसर क्या चल जाएगा बच्चों, न्यूट्रोफिल। आप देखिए टोटल डब्ल्यूबीसी में 60 से 65% कौन होते हैं, न्यूट्रोफिल। अगर आपसे पूछा जाए लीस्ट अबंडेंट, सबसे कम कौन होते हैं बेटा, तो वो बेसोफिल होते हैं। बेसोफिल जो होते हैं बेटा वो मिनिमम होते हैं, ये बात हो चुकी है। अब ध्यान से सुनिएगा, लास्ट पॉइंट आता बच्चों इनके फंक्शन के बारे में, तो इनके फंक्शन को भी आप ध्यान से सुन लीजिए। लास्ट पॉइंट आता बच्चों फंक्शन में, तो ध्यान सुनना, ए फॉर एसिडोफिल, ए फॉर एलर्जी। तो बेटा एनसीईआरटी याद रखिएगा, जब भी कोई एलर्जिक कंडीशन होती है या फिर कोई पैरासिटिक इंफेक्शन होता है, बेटा एनसीईआरटी की बातें हैं, जब भी कोई एलर्जिक कंडीशन होगी, जैसे बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम पढ़ेंगे, जैसे बेटा एक हे फीवर होता है, पोलन ग्रेन की वजह से होने वाली एलर्जी कंडीशन है, या फिर मान लेते हैं बेटा कोई पैरासिटिक इंफेक्शन होता है, जैसे मान लेते हैं एस्केरिस बॉडी में आता है तो एस्केरियसिस हो जाता है, टीनिया सोलियम अंदर आता है तो टीनियसिस होता है। तो बस आप तो एनसीईआरटी याद रखिएगा बेटा। तो जब भी कोई एलर्जिक, ए फॉर एसिडोफिल, ए फॉर एलर्जी, तो जब भी कोई एलर्जिक कंडीशन हो जाए या कोई पैरासिटिक इंफेक्शन हो जाए तो कौन हमें लड़ने में हेल्प करते हैं, दैट इज एसिडोफिल। पर उससे पहले बच्चों एक पॉइंट रह गया, वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में तो ग्रेन्यूल्स है ही नहीं बेटा, पर आप देखिए इन तीनों के अंदर तो ग्रेन्यूल है, और उन ग्रेन्यूल को देखने के लिए एक पर्टिकुलर डाई से स्टेन करना पड़ता है। बच्चों मार्केट में 3 अलग अलग तरह की डाइज आती हैं, एसिडिक डाइज आती हैं बच्चों, अम्लीय डाइज आती हैं, समझिए वहां पर बेसिक डाइज आती हैं, और कुछ न्यूट्रल डाई आती हैं। अब एसिडोफिल को समझिए बच्चों, नाम से पता चल रहा है फिल का मतलब होता है लव करना, अट्रैक्ट करना। बेटा समझिए ये एसिडिक डाई को अट्रैक्ट करते हैं, यानी एसिडोफिल क्या कहते हैं, हम पर एसिडिक डाई डालोगे तब हम आपको नजर आएंगे। तो समझना बेटा ये एसिडिक डाई से मोहब्बत करते हैं, इसलिए इनको एसिडोफिल कहा जाता है। और मोस्ट कॉमनली जो एसिडिक डाई यूज होती है ना बच्चों, वो होती है इयोसिन। तो ये इयोसिन डाई से मोहब्बत करते हैं, इसलिए इनको इयोसिनोफिल भी कहते हैं। बेटा बहुत आसान लेक्चर है। और समझिए बेसोफिल नाम से पता चल रहा है, ये क्या कहते हैं बेटा कि हमें बेसिक डाई से स्टेन कीजिए, जैसे मिथाइलिन ब्लू, तो बेसिक डाई से स्टेन करोगे तो हम आपको दिखाई देंगे, तो उसे कहा जाता है बेटा बेसोफिल कहा जाता है। अब समझिए न्यूट्रोफिल क्या कहते हैं कि भाई साहब हम तो न्यूट्रल हैं, हमारे पर एसिडिक डाई डाल दोगे तो भी आपको दिख जाएंगे, बेसिक डाल दोगे
तो भी आपको दिख जाएंगे, न्यूट्रल डाई डाल दोगे तो भी आपको दिख जाएंगे। बेटा देखिए मैंने स्टेनिंग की बात वहां पर नहीं करी, क्यों? क्योंकि उनमें तो ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप ध्यान रखना बच्चों, जब भी कोई एलर्जी कंडीशन हो जाए, एनसीईआरटी, ए फॉर एसिडोफिल, ए फॉर एलर्जी, जब भी कोई एलर्जी कंडीशन हो जाए या पैरासिटिक इंफेक्शन हो जाए तो कौन हेल्प करेंगे बच्चों? एसिडोफिल। आइए बात करते हैं बेसोफिल। मैंने आपसे क्या कहा बच्चों? बेसोफिल जो होते हैं, बेटा पूरा इंफॉर्मेशन बेस्ड लेक्चर चल रहा है, कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, पर आपको सुकून मिल जाए इसलिए मैं एक एक शब्द यहां लिख रहा हूं, ध्यान सुनिए बेटा। बेसोफिल के मैंने आपको क्या कहा? हूबहू मास्ट सेल की तरह। और आपको पता है बेटा मास्ट सेल जो होते हैं वो 3 केमिकल का सिक्रीशन करते हैं। कौन कौन से बेटा जी? हिस्टामिन करते हैं, सेरोटोनिन करते हैं और हेपेरिन करते हैं। तो सेम टू सेम आपको ध्यान रखना बच्चों कि बेसोफिल, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बेसोफिल जो है बेटा 3 केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, और साथ ही साथ बेटा ये जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती हैं उनमें हमें हेल्प करते हैं। बेटा इन्फ्लेमेशन क्या होता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मैं आपको पढ़ाऊंगा, पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए बच्चों। हिस्टामिन जो है वो वैसो डायलेशन करता है, सेरोटोनिन जो है बेटा वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, और याद कीजिए ब्लड में हिपेरिन होता है ना बच्चों, वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, प्राकृतिक प्रतिस्कंदक होता है जो कि ब्लड को क्लॉट होने से, कोगुलेट होने से जो है वो रोकता है। तो ये एनसीईआरटी का पॉइंट याद रखना है बच्चों। पहले मैं लिम्फोसाइट डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि ये तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए बच्चों। लिम्फोसाइट भी 2 टाइप के होते हैं ना बच्चों, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। फिलहाल नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे बच्चों कहां पर? ह्यूमन हेल्थ में। तो ध्यान रखिएगा टी लिम्फोसाइट तो रेस्पॉन्सिबल होते हैं सीएमआई के लिए, सुना बच्चों आपने, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, सेलुलर इम्यूनिटी होती है, कोशिकीय प्रतिरक्षा। और थोड़ा आइडिया बेटा, जो बी लिम्फोसाइट होते हैं ये एएमआई के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है जिसको तरल प्रतिरक्षा या फिर ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहा जाता है। अब आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इस कैटेगरी से आप न्यूट्रोफिल को उठा लीजिए और इस कैटेगरी से बच्चों आप मोनोसाइट को उठा लीजिए। ध्यान से रखिएगा दोनों के दोनों पुलिसमैन है बच्चों, ध्यान सुनिएगा, दोनों के दोनों जो बच्चों वो पुलिसमैन हैं यानी पुलिस वाले हैं। बेटा पुलिस वाले का काम होता है किसी गुंडे को जो है खा जाना। तो समझो बेटा कल को अगर मान लो हमारी शरीर में बीवी आ जाती है, बेटा समझे बीवी से बड़ा गुंडा कोई नहीं हो सकता है। मैं बैक्टीरिया और वायरस की बात कर रहा हूं, चेहरे पे मुस्कुराहट हो सकती है पर समझे बच्चों बीवी से बड़ा गुंडा कोई नहीं हो सकता। मैं बैक्टीरिया और वायरस की बात करूं तो समझिए बेटा जैसे हमारी बॉडी में पैथोजन आते हैं ना बच्चों बीवी, तो उसको हम सफाया कर देना चाहते हैं तो उसका फेगोसाइटोसिस करना बहुत जरूरी है, उसका भक्षण करना जरूरी। तो कौन करते हैं बेटा? वो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो होते हैं बेटा दीज आर फेगोसिटिक डब्ल्यूबीसी, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये दोनों के दोनों जो हैं फेगोसिटिक डब्ल्यूबीसी होते हैं। पर फर्क है बेटा समझिए, न्यूट्रोफिल तो क्या करते हैं बस बाहर से आने वाली बीवी का सफाया करते हैं, बैक्टीरिया वायरस का फेगोसाइट्स करते हैं। पर मोनोसाइट बेटा एक कदम आगे हैं, ये बाहर से आने वाली जो बीवी होती है, जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, जो पैथोजेंस हैं, उनका भक्षण तो करते ही हैं। पर समझिए बेटा अगर ब्लड में कोई सेल मर गया, आपने देखा ब्लड में बहुत सारे सेल हैं, अगर ब्लड में किसी सेल की डेथ हो जाए या उसके कोई पार्टिकल्स टूट जाएं, उसके टुकड़े हो जाएं, तो बेटा इस तरह से हमारा ब्लड गंदा हो जाएगा ना। तो ब्लड में अगर कोई सेल मर जाए जो बाहर का नहीं है अंदर का है, पर ब्लड में कोई सेल मर जाए या फिर बेटा जो है उनके कोई टुकड़े हो जाएं, तो जो मोनोसाइट्स हैं ये उनका भी जो है फेगोसाइट्स करते हैं ताकि ब्लड को साफ रखा जा सके। इसलिए बेटा इनको जो है स्कैवेंजर भी कहा जाता है। बेटा इनको जो है हमारे ब्लड की सफाई कोशिका कहा जाता है। तो समझिएगा ये तो सिर्फ बाहर से आने वाली बीवी को खाते हैं, पर ये बाहर से आने बीवी को खाते ही हैं, पर ब्लड का कोई सेल अगर मर जाए या उसका कोई डैमेज पार्ट है उसको भी खत्म करते हैं ताकि ब्लड को साफ रखा जा सके। तो दीज आर द सफाई कोशिका। अब मैं आपको लास्ट पॉइंट बताता हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। न्यूट्रोफिल हो और जो मोनोसाइट है बेटा, ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों? ये दोनों के दोनों पुलिसमैन है बेटा। पुलिसमैन का क्या मतलब है? पुलिसमैन कहने का मतलब बच्चों ये फेगोसाइटिक होते हैं। पर समझिए अगर मैं आपको इनकी साइज बताऊं, बेटा एनसीईआरटी में जो है इन सबकी साइज नहीं लिखी हुई है तो इंडिविजुअली याद नहीं रखने पे मैं आपको बता देता हूं। न्यूट्रोफिल की जो है बेटा साइज कम होती है, मैं यहां साइज की बात कर रहा हूं। न्यूट्रोफिल छोटे होते हैं, मोनोसाइट बड़े होते हैं। बेटा एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, 10 से 12 माइक्रोमीटर ये सब नहीं बताऊंगा कि 10 से 12 माइक्रोमीटर, 12 से 20, जहां इनकी साइज खत्म होती है वहां तो ये शुरू होते हैं। तो ये पॉइंट मॉडल का बता रहा हूं, ध्यान सुनिए बच्चों, मॉडल में करेक्शन भी है तो इसलिए सुन लीजिएगा।
बेटा दोनों पहले बात तो पुलिसमैन है, पुलिसमैन मतलब फेगोसाइटिक, पर देखिए बेटा ये छोटे पुलिस वाले हैं तो न्यूट्रोफिल्स को कहा जाता है मेरे बच्चों माइक्रो पुलिसमैन, इन्हें कहा जाता है माइक्रो पुलिसमैन। पुलिसमैन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फेगोसाइटिक है। माइक्रो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये छोटे होते हैं। और समझना बेटा मोनोसाइट को कहा जाता है मैक्रो पुलिसमैन। क्या कहा जाता है बेटे उन्हें? मैक्रो पुलिसमैन। हमारे हिंदी के मॉड्यूल में इन दोनों में माइक्रो छप गया है तो मैंने आपको बता दिया, वो करेक्शन कर लेंगे बेटा। ये छोटे पुलिस वाले हैं जबकि ये बड़े पुलिस वाले हैं। अरे मेरे बच्चों ये हवलदार साहब हैं और ये इंस्पेक्टर साहब हैं। आप मुझे एक बात बताइए, किसी भी पुलिस स्टेशन में आप मुझे बताइए बच्चों कि किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर जो है इंस्पेक्टर ज्यादा होते हैं या हवलदार? तो कौन ज्यादा होते हैं बच्चों? हवलदार ज्यादा होते हैं। तो समझिए ये हवलदार है ना बच्चों, हवलदार ज्यादा होते हैं। देखिए ना 60 से 65%, तो बेटा हवलदार ज्यादा होते हैं तो माइक्रो पुलिसमैन है। इंस्पेक्टर साहब जो है वो कम होते हैं तो वो मैक्रो पुलिसमैन है। मुबारक बच्चों, इसी के साथ जो है WBC कंप्लीट होता है, ब्लड का पूरा कंपोजिशन कंप्लीट होता है। अब आज की क्लास में दो बेहतरीन सब टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा। एक हम पढ़ेंगे बच्चों ब्लड ग्रुपिंग और एक हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग। थोड़ा समय दे रहा हूं बच्चों, WBC को एक बार जल्दी से आप रिवाइज कर लीजिए। मेरी क्लास में अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं ना बच्चों, बिल्कुल मन से जुड़ गए हैं, तो आपको पता है एमजे सर बढ़िया समझाएंगे, एक एक चीज समझाएंगे। बाकी CMI और AMI जो बच्चों ये हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे, सही, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। बेटा एनसीईआरटी में इनका लाइफ स्पेन नहीं है तो लाइफ स्पेन नहीं याद होना चाहिए, इनकी परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए। अब बच्चों आज की क्लास में देखिए ब्लड का कंपोजिशन हो चुका है। अब आज की क्लास में बच्चों हम दो टॉपिक और समझना चाहते हैं। एक होता है बच्चों ब्लड ग्रुपिंग और एक होता है बच्चों ब्लड क्लॉटिंग। तो आइए मैं आपके सामने पेश करता हूं बच्चों ब्लड ग्रुप्स, रक्त समूह की बात करता हूं बच्चों, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लास में ही आपको बच्चों जो है एनसीईआरटी की टेबल याद हो जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, सुनिए बच्चों, पहले तो चीज समझिए, ह्यूमंस के अंदर बच्चों अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप डिफाइन किए जाते हैं। क्लास में ही समझ में आ जाएगा, मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों। सुनिए, ह्यूमंस के अंदर अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप सिस्टम डिफाइन किए जाते हैं बच्चों, जैसे कि MN ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, जैसे कि जो है बच्चों बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। पर पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा कन्वेंशनल है बेटा, कन्वेंशनल मतलब जो चलन में होता है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है बच्चों, वो कौन सा होता है? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो यहां पर बच्चों हम जो है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो हम डिस्कस करेंगे। बच्चों जेनेटिक्स का पॉइंट है, फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग जो है वो लैंडस्टीनर को कहा जाता है। आपकी आत्मा को सुकून मिले, मैं एक एक शब्द लिख रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, ध्यान सुने बच्चों। तो ध्यान रखिएगा कि फादर ऑफ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो बच्चों वो किसको कहा जाता है? बेटा फादर ऑफ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो कहा जाता है लैंडस्टीनर को। अब ध्यान सुनिएगा, आपको पता है बच्चों ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के तहत, क्लास में ही याद हो जाएगा बच्चों, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के तहत जो है हम कितने टाइप के ब्लड ग्रुप डिफाइन करते हैं? 4 टाइप के बेटा। A ब्लड ग्रुप होता है, B ब्लड ग्रुप होता है, AB ब्लड ग्रुप होता है और O ब्लड ग्रुप होता है, जिसको टेक्निकली बच्चों 0 ब्लड ग्रुप कहा जाता है। कोशिश कीजिए, क्लास में ही आपको याद हो जाएगा, समझिए बच्चों। पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा बच्चों ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम यूज किया जाता है वो होता है बच्चों ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। और ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के तहत जो है इंसानों में हम 4 टाइप के ब्लड ग्रुप की बात करेंगे बच्चों। A ब्लड ग्रुप होता है रक्त समूह, B ब्लड ग्रुप होता है, AB होता है और O होता है। पर समझे बच्चों, मैं ब्लड ग्रुप समझाऊं उससे पहले मैं मानकर चलूंगा कि आपको 2 शब्द पता होने चाहिए बच्चों। इतना तो मैं मानकर चलूंगा बच्चों, नहीं भी अगर पता है तो वो ह्यूमन हेल्थ में मैं आपको बताऊंगा। समझिए, एक शब्द तो होता है मेरे बच्चों एंटीजन, मान के चलूंगा पता होना चाहिए। एक शब्द होता है मेरे बच्चों एंटीबॉडी। समझिए, एंटीजन को ही कहा जाता है एग्लूटिनोजन। बेटा एंटीजन को कहा जाता है एग्लूटिनोजन
और एंटीबॉडी को कहा जाता है एग्लूटिनिन। और आपने शायद सुना होगा बच्चों, एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शन होती है उसे एग्लूटिनेशन कहा जाता है। वैसे एग्लूटिनेशन जो है बेटा, जो एग्लूटिनेशन है वो मैं आपको जो है बहुत इजीली जो है ह्यूमन हेल्थ में भी समझाऊंगा। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों। पहले तो आप एक चीज समझिए, एंटीजन किसे कहते हैं बच्चों, इसको समझिए। एंटीजन किसे कहते हैं? एंटीबॉडी को जनरेट करवाने वाला। इसका मतलब ये हुआ बेटा, एंटीजन के खिलाफ क्या बनती है? एंटीबॉडी। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे बच्चों, किसके अंदर? डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ में, पर बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, समझिए। मान लेते हैं कोई सेल है बच्चों, किसी भी सेल के सरफेस पर, अब पूरा लॉजिकल लेक्चर है, बस कमेंट सेक्शन से दूर हट जाइए बच्चों, मेरे साथ जुड़ जाइए। किसी भी सेल के सरफेस पर पाए जाने वाला वो प्रोटीन, बेटा ध्यान सुनिए, किसी भी सेल के सरफेस पर पाए जाने वाला वो प्रोटीन जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, उस सरफेस प्रोटीन को कहा जाता है एंटीजन। मैं ये नहीं कह रहा हूं बच्चों कि सेल के सरफेस पर पाए जाने वाले हर प्रोटीन को आप एंटीजन कहोगे, नहीं बच्चों। किसी भी सेल के सरफेस पर पाए जाने वाला वो प्रोटीन जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है उसे आप कह देना बच्चों एंटीजन। यानी समझिए, एंटीजन कहां प्रेजेंट होंगे? सेल के सरफेस पर। और एंटीबॉडी तो हमें पता है बच्चों वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान सुनिए बच्चों ना, टॉपिक शुरू करता हूं ब्लड ग्रुप वाला। अब समझिए बच्चों ना, बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे, सुनिएगा बेटा। ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने वाले जो एंटीजन्स होते हैं, एक एक बार ध्यान से, ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने वाले जो एंटीजन्स होते हैं ना बच्चों, रक्त समूह को परिभाषित करने वाले जो प्रतिजन होते हैं बेटा, एंटीजन मतलब प्रतिजन, एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी। अब ध्यान सुनिए बेटा, ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने वाले जो एंटीजन्स होते हैं बच्चों, वो आरबीसी के सरफेस पर पाए जाते हैं। यानी ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने वाले जो एंटीजन होते हैं वो आरबीसी के सरफेस पर पाए जाते हैं। अब समझिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने 4 अलग अलग इंसानों का खून यहां पर बनाया है। अब खून से मेरा मतलब बच्चों समझिए, ये जो आपको दिख रहा है, मैं यहां पर आरबीसी बनाता हूं। मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने वाले जो एंटीजन्स होते हैं वो आरबीसी के साथ, तो मान लेते हैं बच्चों मैंने आरबीसी बना दिया है, और आरबीसी के चारों तरफ जो है इस तरह से मैं प्लाज्मा बना रहा हूं। कलर कॉम्बिनेशन समझिए बच्चों, आरबीसी रेड कलर के होते हैं, जो प्लाज्मा होता है बेटा वो जो है हल्के पेल येलो कलर का होता है। अब समझिए, डब्ल्यूबीसी यहां काम नहीं आ रहा बच्चों, प्लेटलेट्स यहां काम नहीं आ रहा है, क्लास में समझ में आ जाएगा, मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों। मैं फिर दोहराता हूं, मुस्कुराहट के साथ जो है, डिसिप्लिन के साथ जो है मां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, पूरी ईमानदारी से। मिशन एम्स की बात कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन से दूर हट जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों। टॉपिक शुरू करते हैं, ब्लड ग्रुप। अब मैं नॉन स्टॉप पढ़ाऊंगा, सुनिए बच्चों। ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने वाले जो एंटीजन्स होते हैं ना बच्चों, वो आरबीसी के सरफेस पर पाए जाते हैं। अब समझिए, किसी के आरबीसी पर ए और बी टाइप का एंटीजन है या फिर नहीं है, उस बेसिस पर बेटा ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं। अब समझना, अगर किसी के आरबीसी पर बेटा ए टाइप का एंटीजन हो तो उसका ब्लड ग्रुप कहलाता है ए ब्लड ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, मेरे शरीर में जितना भी ब्लड है अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर, उसमें जितने भी आरबीसी होंगे बेटा बहुत ज्यादा होंगे, ये मत बोलना 5.5 मिलियन, बेटा वो तो पर एमएम क्यूब के अंदर है ना। तो ध्यान समझिए, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चों कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब ये हुआ मेरे शरीर में जितने भी आरबीसी हैं, बहुत सारे होंगे, उन सभी आरबीसी पर कंफर्म है कौन सा एंटीजन मिलेगा बेटा, ए टाइप का एंटीजन मिलेगा। तो समझिए, अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अगर किसी के आरबीसी पर बेटा बी टाइप का एंटीजन हो तो ब्लड ग्रुप बी कहलाता है। अगर किसी के आरबीसी बच्चों ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, तो ब्लड ग्रुप ए बी कहलाएगा। और अगर किसी के आरबीसी पर ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, तो वो कहलाएगा बेटा ओ ब्लड ग्रुप। टेक्निकली इसको जीरो कहा जाता है बेटा। समझिए, ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने वाले कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है, इसका मतलब ये जीरो ब्लड ग्रुप है, इसको ओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। तो आपने देखा बेटा, यहां जो मैंने 4 टाइप के ब्लड ग्रुप डिफाइन किए हैं, किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ ए और बी टाइप ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। अब समझिए बेटा, आरबीसी पर तो होते हैं एंटीजन, पर आपको पता है प्लाज्मा में क्या मिलती है बेटा, एंटीबॉडी। अब बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, बहुत इजी। अब समझिए बच्चों, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब उसके सभी आरबीसी पर ए एंटीजन है, मतलब उसने आज तक कभी बी एंटीजन नहीं देखा। तो बेटा समझिए, अगर बाहर से बी एंटीजन उसके अंदर आ गया तो उसको क्या लगेगा, कोई पराया आ गया है, और परायों से हमें खतरा होता है। तो बेटा समझिए, नेचुरली कुदरत ने
उसके प्लाज्मा के अंदर क्या रख रखी है बेटा, एंटीबॉडी बी रख रखी है। अब डाउट ये सब नहीं आना चाहिए कि कभी उसने अगर बी एंटीजन देखा ही नहीं तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी कैसे बन गई बेटा, ये सिलेबस में नहीं है बेटा। समझिए ई कोलाई एलिमेंट्री के नाम में प्रेजेंट है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं डेवलप होती है, सिलेबस में नहीं है। बस सिलेबस की बातें समझिए। जो बी एंटीजन को नहीं जानता, कुदरत ने नेचुरली उसके प्लाज्मा में क्या रखी है, एंटीबॉडी बी रखी है, यानी बी एंटीजन को मारने के लिए बंदूक रखी है। अब समझिए बेटा, जो ए एंटीजन को नहीं जानता उसके पास कौन सी बेटा, एंटीबॉडी ए होनी चाहिए। अब आप सोच के मुझे बताइए, मन में बताना बच्चों, लिखना नहीं है, मकसद मां है बच्चों। समझिए, जो ए बी वाला है बेटा, ये ए एंटीजन को भी जानता है, ये बी एंटीजन को भी जानता है, इसके लिए कोई पराया है ही नहीं, कोई खतरा नहीं है, तो इसको बंदूक रखने की जरूरत नहीं है, एंटीबॉडी रखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर एंटीबॉडी नील आपको देखने को मिलेगी। पर ध्यान समझिए, जो ओ ब्लड ग्रुप है ना बच्चों, इसके पास ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, तो ये तो दोनों को नहीं जानता, तो दोनों इसके लिए पराये हैं बच्चों। तो नेचुरली इसके पास दोनों के लिए बंदूक होनी चाहिए। तो इसके प्लाज्मा बेटा जी एंटीबॉडी ए भी होती है और एंटीबॉडी जो है वो बी भी होती है। पर आप ध्यान से रखिए, ये जो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हमने डिफाइन किए हैं, किस बेसिस पर, एंटीजन के बेस पर, ना कि एंटीबॉडी। एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन दोनों हैं तो ए बी है, और एंटीजन कोई नहीं है तो फिर वो ओ ब्लड ग्रुप होता है। बेटा आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है ब्लड ग्रुप, आपको सुकून मिल जाए इसलिए मैं पूरी टेबल यहां बना रहा हूं बच्चों। समझिए, एनसीईआरटी की टेबल है, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप लिखे हुए हैं, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है और ओ लिखा हुआ है। बेटा एनसीईआरटी की टेबल है, पर आपको लगता है कि एमजे सर लिख नहीं रहे हैं, तो आपकी आत्मा को सुकून मिल जाए इसलिए मैं लिख रहा हूं बच्चों। आपके लिए अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा बदलने की कोशिश कीजिए। समझिए बेटा, यहां मैंने 4 टाइप के ब्लड ग्रुप लिख दिए, फिर एनसीईआरटी लिखती है एंटीजेंस ऑन आरबीसी। तो समझिए बेटा, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके पास एंटीजन ए है, बी वाले के पास एंटीजन बी है, ए बी वाले के पास दोनों एंटीजन है और ओ वाले के पास नील एंटीजन है। तो बेटा आरबीसी पर तो एंटीजन हो गए, फिर समझिए एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में तो बेटा एंटीबॉडी होगी ना, प्लाज्मा में तो एंटीबॉडी है, तो समझिए जो ए एंटीजन को नहीं जानता उसके पास एंटीबॉडी बी है, जो ए को नहीं जानता उसके पास जो है एंटीबॉडी ए है। बेटा ए बी दोनों को जानता है, तो इसके लिए कोई पराया है ही नहीं, एंटीबॉडी नील है, और ये दोनों एंटीजन को नहीं जानता है तो इसके पास दोनों के लिए एंटीबॉडी होनी चाहिए। तो इसके पास एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। बेटा पूरी एनसीईआरटी की टेबल आपके सामने बना रहा हूं, अब लेक्चर शुरू करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कौन किससे खून ले सकता है, कौन किसको खून दे सकता है। पहले तो समझिए बच्चों, खून का लेना और देना ये कहलाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसको जो है स्थानांतरण कहा जाता है। पहले समझिए, मैं पूरा टॉपिक पढ़ा दूं, उसके बाद ऐसे डाउट लेकर नहीं आने हैं कि सर आपने ये तो पढ़ाया नहीं कि पापा का ब्लड ग्रुप ये है, मम्मी का ब्लड ग्रुप ये है, तो बेटा जी का ब्लड ग्रुप क्या होगा। बेटा ये जो पोर्शन है ये जेनेटिक्स में जो है डिस्कस किया जाएगा, आपको पता है वहां पर आपको क्रॉस करवाए जाएंगे बच्चों, आई ए, आई बी, आई ओ, आई ओ। तो बेटा वो वाला पोर्शन जो है वो वहां पर डिस्कस किया जाएगा। यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, समझिए बेटा, यहां बस हम ये समझेंगे कौन किसको खून दे सकता है, कौन किससे खून ले सकता है। अब समझिए बेटा, जो खून देगा उसे हम डोनर कह देंगे यानी रक्तदाता, जो खून लेगा बेटा उसे हम जो है रिसिपिएंट कह देंगे, उसे रिसीवर कह देंगे, उसे एक्सेप्टर कह देंगे, उसे रक्तग्राही कह देंगे। बेटा बेसिक से समझाऊंगा, जो खून देगा उसे डोनर कह दीजिए, जो खून लेगा उसे रिसीवर या फिर उसे एक्सेप्टर कह दीजिए। अब समझिए बेटा, आज के इस लेक्चर में आप ध्यान रखिएगा बेटा, आज के इस लेक्चर में आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई खून देगा या खून लेगा तो हम सिर्फ किसके ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहे हैं, आरबीसी के ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहे हैं। ध्यान सुनिए बेटा, आज के इस लेक्चर में ध्यान रखना, जब भी कोई ब्लड देगा मतलब है आरबीसी दे रहा है, जब भी कोई ब्लड लेगा इसका मतलब है आरबीसी ले रहा है। बेटा जो ट्रांसफ्यूजन होगा वो सिर्फ आरबीसी का होगा यानी कि एंटीजन का होगा। बेटा प्लाज्मा कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा, मैं थ्योरेटिकली आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, बाकी प्रैक्टिकल दुनिया में प्लाज्मा जाता है उसका इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में ध्यान रखना बेटा, हमें थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, नीट का एग्जाम क्रैक करना है। तो आज की क्लास में ध्यान रखिएगा, जब भी जो है कोई ब्लड देगा मतलब है आरबीसी देगा बच्चों,
और जब भी कोई ब्लड लेगा मतलब वो आरबीसी ही लेगा। अब समझते हैं कौन किसको खून दे सकता है, कौन किससे खून ले सकता है। पूरा समझना है बच्चों, रटना नहीं है। चलिए पहले देखते हैं कौन किससे खून ले सकता है। आइए समझते हैं बेटा कौन किससे खून ले सकता है। अब समझिए, आइए समझते हैं क्या ए वाला ए से ले सकता है। समझिए बेटा, ए वाला ए से ले सकता है। मैंने आपसे क्या कहा, लेना है तो आरबीसी लेना है, देना है तो आरबीसी देना है। यानी समझिए प्लाज्मा नहीं जाएगा, एंटीबॉडी नहीं जाएंगे। तो समझिए बेटा, पहले मैं आपको ये समझा रहा हूं कौन किससे ले सकता है। आइए चेक करते हैं, क्या ए वाला ए से ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है बच्चों, क्योंकि आप समझिए ए वाला जब ए से लेगा तो वो वाले आरबीसी लेकर आएगा जिस पर ए एंटीजन, मैंने कहा ना सिर्फ आना जाना आरबीसी का होगा। बेटा ए वाला ए से ले सकता है क्योंकि वो आरबीसी लाएगा जिस पर ए एंटीजन है, और ये एंटीजन पहले से जानता है, तो इसको लगेगा कोई अपना है बच्चों। तो यहां पर जो है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा। यानी ए वाला ए से ले सकता है। अब आप खुद सोचिए बच्चों, क्या ए वाला बी से ले सकता है? नहीं ले सकता है बेटा, ए वाला बी से नहीं ले सकता। इसका रीजन ये नहीं है सर ये वाली बंदूक है उसको उड़ा देगी, नहीं। मैंने आपसे क्या कहा, प्लाज्मा ट्रांसफर नहीं होगा। बेटा ए वाला बी से इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि इसकी एंटीबॉडीज उसको डैमेज कर देंगे। समझिए, ए वाला बी से नहीं लेगा ना बच्चों, क्योंकि ये बी एंटीजन जाएंगे, उसको लगेगा कोई पराया है और उसके खिलाफ उसके पास बंदूक है तो बंदूक उड़ा देगी। यानी ए वाला बी से नहीं ले सकता। बेटा ए वाला जो है वो ए बी से भी नहीं ले सकता। समझिए बेटा, ए वाला जो है वो ए बी से नहीं ले सकता ना। समझिए बेटा, क्योंकि ए बी वाला जो है ए एंटीजन लेकर जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं सिर्फ एंटीजन आना जाना है। बेटा ए वाला ए बी से नहीं ले सकता क्योंकि ए एंटीजन जाएगा तब तक तो अपना लगेगा, पर साथ में बी भी तो जाएगा, तो उसको लगेगा कोई पराया आया है, तो फिर वो जो है बंदूक से उड़ा देगा। यानी ए वाला ए बी से नहीं ले सकता। ए वाला बेटा ओ से ले सकता है। ये मत बोलना कि सर कैसे लेगा सर, ये तो बंदूक है जाके उसको उड़ा देगी। मैं फिर कह रहा हूं प्लाज्मा ट्रांसफर नहीं होगा ना बच्चों। बेटा ए वाला ओ से ले सकता है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ए वाला ओ से ले सकता है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, जानने पहचानने की जरूरत ही नहीं है, कोई अपने पराये का सवाल पैदा नहीं होता है, तो खुशी खुशी गले लगाएगा। तो बेटा ध्यान से रखिए, ए वाला किससे ले सकता है बेटा, ए और ओ से। बेटा ए वाला जो है वो ए और ओ से ले सकता है। सिमिलरली बी वाला किससे ले सकता है, बी और ओ से। तो बेटा बी वाला जो है वो बी और ओ से ले सकता है। अब समझिए इसी बात को मैं कैसे कहता हूं, एनसीईआरटी की लाइन समझिएगा। बेटा ए वाला जो है ए और ओ से ले सकता है, इसको समझिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने बेटा यहां पर जो शब्द लिखा है, आप गलती करेंगे बच्चों, एनसीईआरटी ने यहां लिखा है डोनर्स ग्रुप। बेटा एनसीईआरटी ने यहां लिखा है डोनर्स ग्रुप, यानी कि रक्तदाता समूह। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ए किसको डोनेट करेगा, नहीं। इसका मतलब है ए के लिए डोनर कौन है। एक एक बार समझिए बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा, ए वाला किससे ले सकता है, ए और ओ से। बेटा ए वाला किससे ले सकता है, ए और ओ से। इसका मतलब ए वाले को कौन दे सकता है, ए और ओ। बेटा ए की तो मतलब हुआ ना, ए वाला जो है बेटा ए और ओ से ले सकता है। इसका मतलब ए को कौन दे सकता है, ए और ओ। इसका मतलब ए के लिए डोनर कौन हो सकते हैं, ए और हो सकते हैं। बेटा एनसीईआरटी में यहां पर डोनर्स ग्रुप लिखा हुआ है, फिर मतलब समझा रहा हूं बेटा, इसका मतलब ये नहीं है कि ए वाला किसको डोनेट करेगा, नहीं। इसका मतलब है ए के लिए कौन डोनर हो सकता है, इसका मतलब है ए किससे ले सकता है। तो ए किससे ले सकता है, ए और ओ से। उसी तरह से बेटा बी ले सकता है बी और ओ से। अब देखिए बेटा ए बी किससे ले सकता है, ए बी बेटा सबसे ले सकता है ना। आप समझिए बेटा, ए बी जो है वो सबसे ले सकता है क्योंकि ये सारे एंटीजन को जानता है। बेटा ए से लेगा, ए एंटीजन को जानता है, समझो ना बेटा, ये ए से लेगा क्योंकि ये ए एंटीजन को जानता है। बेटा ये ए से ले सकता है ना क्योंकि ए एंटीजन को जानता है। मेरी याद कीजिए, सिर्फ आरबीसी आएगा जाएगा। बेटा ए वाला ए बी वाला ए से ले सकता है क्योंकि ए को जानता है, ये बी से ले सकता है, बी को जानता है, ए बी से ले सकता है, दोनों को जानता है, ओ से ले सकता है, जानने की जरूरत नहीं है। यानी आपने देखा बेटा, ए बी वाला जो है वो ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ओ से। यानी इसके लिए कौन डोनर हो सकते हैं, ये सारे हो सकते हैं। तो आपने देखा बेटा, ए बी वाला सबका खून ले सकता है, इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। बेटा इसको जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, या फिर इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। एनसीईआरटी का पॉइंट ये समझ में आना चाहिए बच्चों। बेटा आपने देखा ए बी वाला सबका खून ले सकता है ना बच्चों, क्योंकि देखिए ए बी वाला सारे एंटीजन को जानता है। हमें ए दे दीजिए, हम उसको भी जानते हैं,
हमें बी दे दीजिए, हम उसको भी जानते हैं, हमें ए बी एक साथ दे दीजिए, हम दोनों को जानते हैं। और जब हम सबको जानते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, तो बेटा ए बी वाला जो है वो सबसे ले सकता है, तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया। अब अगर हम बात करें बेटा ओ की, तो ओ वाला किससे ले सकता है, ये मत बोलना किसी से नहीं बेटा, ओ वाला जो है ए से नहीं ले सकता, क्योंकि ए एंटीजन को नहीं जानता, ये बंदूक उड़ा देगी, बी एंटीजन को नहीं जानता, बंदूक उड़ा देगी, दोनों को नहीं जानता, दोनों को उड़ा देगी, पर ओ वाला जो है वो सिर्फ ओ से ले सकता है, यानी ओ के लिए डोनर ग्रुप कौन है बेटा, सिर्फ ओ होगा। तो आपकी एनसीईआरटी की जो टेबल है बच्चों वो कंप्लीट होती है, बेहद इंपॉर्टेंट, एक बार आप चेक कर लीजिए बच्चों, एस्टिस लिखा हुआ है। एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए बच्चों, ये सारे के सारे पीडीएफ फॉर्म में बेटा आपके पास शेयर भी हो जाते हैं, तो नोटबुक में लिखने की कोशिश ना कीजिए, दिमाग में लिखने की कोशिश कीजिए बच्चों। ये तो बात हो गई बेटा लेने की। अब मैं उल्टा जो है इसको समझाने की कोशिश करता हूं, बस समझने के लिए, ऐसे प्रैक्टिस के लिए। आइए देखते हैं कौन किसको दे सकता है। बेटा एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई, अब चेक करते हैं कौन किसको खून दे सकता है, इससे समझने के लिए। क्या ए वाला ए को दे सकता है, दे सकता है बेटा, क्योंकि वो ए एंटीजन को जानता है। ए वाला बी को दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि वो ए को नहीं जानता। ए वाला ए बी को दे सकता है बेटा, तो दे सकता है, ध्यान समझिए। ए वाला जो है ए बी से ले नहीं सकता, क्योंकि वो बी एंटीजन को नहीं जानता, पर ए वाला ए बी को दे सकता है, क्योंकि ये ए एंटीजन को जानता है। तो बेटा ए वाला जो है ए बी को दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता। तो ए वाला किसको दे सकता है बच्चों, ए और ए बी को। सिमिलरली बी वाला किसको ब्लड दे सकता है, बी और ए बी को। बेटा ए बी वाला किसको देगा, सिर्फ ए बी को, क्योंकि समझे ए उसको नहीं दे सकता, वो बी को नहीं जानता, उसको नहीं दे सकता, वो ए को नहीं जानता, इसको नहीं दे सकता, किसी को नहीं जानता, तो ए बी वाला सिर्फ ए बी को दे सकता है। पर देखिए बेटा जो ओ वाला है वो जो है ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी। अरे समझे बेटा, ओ वाला क्या कहता है कि मेरे पास कोई एंटीजन ही नहीं है, तो मेरा ब्लड जिसको देना है दे दो ना। अरे मैं एंटीजन लेकर जाता ही नहीं हूं, तो कोई मुझे जानने पहचाने की कोशिश नहीं करता है, कोई अपने पराये का सवाल नहीं होता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। तो बेटा ओ वाला जो है वो सबको दे सकता है ब्लड, तो इसलिए ओ को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। क्या कहते हैं बेटा, यूनिवर्सल डोनर। एनसीईआरटी कंप्लीट होती है बच्चों। तो एनसीईआरटी ध्यान रखिए बच्चों, ए बी को कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ओ को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ बच्चों। एक बार थोड़ा इसको ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, फिर उसके बाद मैं आपको आरएच फैक्टर जो है वो भी समझाऊंगा। अब मैं आपको यहां पर एक कंसेप्ट समझाता हूं बच्चों, इसको ध्यान सुनिएगा। वो कंसेप्ट आता बेटा आरएच फैक्टर का, वो कंसेप्ट भी समझिए बच्चों, आपके सुकून के लिए जरूरत से ज्यादा लिख रहे हैं मुझे सर। एक कंसेप्ट आता बच्चों आरएच फैक्टर का, ये इसे हम आरएच एंटीजन कह सकते हैं। इसको भी ध्यान सुनिए, 100 में आएगा, आपको अच्छा लगेगा बच्चों। जिस तरह से आपने देखा आरबीसी के सरफेस पर ए और बी टाइप का एंटीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसी तरह से बच्चों जिस तरह से आपने देखा बेटा आरबीसी के सरफेस पर ए और बी टाइप का एंटीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसी तरह से आरबीसी के सरफेस पर एक स्पेशल टाइप का एंटीजन है आरएच एंटीजन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहली बात तो बेटा आरएच एंटीजन जो है सबसे पहले इसको जो है रीसस मंकी के अंदर डिस्कवर किया गया था बेटा, सबसे पहले रीसस मंकी में, तो वहीं से इसका वर्ड चुराया गया है आरएच, ये भी मैंने लिख दिया बच्चों। तो ध्यान सुनिएगा बेटा, जिस तरह से आपने देखा आरबीसी के सरफेस पर ए और बी एंटीजन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उसी तरह से बेटा आरबीसी के सरफेस पर एक स्पेशल टाइप का एंटीजन आरएच एंटीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब समझना, अगर बेटा किसी के आरबीसी पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट हो तो उसे कहा जाता है आरएच पॉजिटिव, और बेटा अगर आरएच एंटीजन एब्सेंट हो तो उसे कहा जाता है आरएच नेगेटिव। बेटा जो आप कहते हो ना कि सर मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव शब्द होता है ये आरएच की वजह से होता है। अगर आरएच एंटीजन दिख जाए तो पॉजिटिव कह देना,
अगर आर एच एंटीजन नहीं दिखे तो नेगेटिव कह देना। जस्ट समझने के लिए समझिए। मान लेते हैं मैंने आपको ये आरबीसी दिखाई, ये वाली आरबीसी दिखाई, सिर्फ समझने के लिए बना रहा हूं बच्चों, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लेते हैं मैंने ये आरबीसी बनाई, मैंने इस पर बेटा ए एंटीजन बनाया, मैंने इस पर बी एंटीजन बनाया, मैंने इस पर आर एच बनाया। तो आप खुद सोचिए बेटा ये ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेटा ए बी पॉजिटिव। बेटा ए है और बी और आर एच भी तो है, तो कह दो ए बी पॉजिटिव। अगर मान लो बच्चों मैं यहां से जो है बी हटा देता हूं, बी, तो अब ये ब्लड ग्रुप हो जाता है ए पॉजिटिव। बेटा समझिए ना, अगर मैं यहां से बेटा इस तरह से बी हटा दूं तो ये हो गया ए पॉजिटिव। अगर मैं यहां से बेटा ए हटा दूं तो अब ये क्या हो चुका है, अब ये हो चुका है बेटा 100 में आना चाहिए, ये हो गया ओ पॉजिटिव। बेटा ना ए है ना बी है तो ओ है, तो ये हो गया ओ पॉजिटिव। अगर मान लो बेटा आर एच भी हटा दूं तो अब ये क्या हो चुका है ओ नेगेटिव। बेटा ना ए है ना बी है तो ओ हो गया ना, पर आर एच भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको 100 में आ गया होगा। अब ध्यान से सुनिए बेटा, अब जो है थोड़ा ध्यान से सुनिए, अब जो है थोड़ा ध्यान से सुनिए। आपने एक चीज देखी बच्चों कि जो बी एंटीजन को नहीं जानता उसके खिलाफ नेचुरली एंटीबॉडी रखता है। इसको ध्यान सुनिएगा, जो ए एंटीजन को नहीं जानता उसके खिलाफ नेचुरली एंटीबॉडी रखता है। पर ध्यान सुना बेटा, चाहे आर एच पॉजिटिव इंसान हो चाहे आर एच नेगेटिव इंसान हो, पहले से आर एच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। सही समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लेते हैं मैं कहता हूं कि मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, समझिए बच्चों, आराम से ऑफलाइन पूरा ऑनलाइन में देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। अगर मान लेते मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरे सभी आरबीसी पर एंटीजन कौन कौन से, ए और आर एच। प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी, आर एच एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर मान लो मैं कहता हूं कि मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, इसका क्या मतलब बच्चों, मेरे सभी आरबीसी पर एंटीजन सिर्फ ए, प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी, आर एच एंटीबॉडी नहीं होगी। मैं आपको ये समझा रहा हूं, चाहे आर एच पॉजिटिव इंसान हो, अब ए और बी की बात नहीं करेंगे, हम आर एच की बात करेंगे ना। चाहे आर एच पॉजिटिव इंसान हो चाहे आर एच नेगेटिव इंसान हो, पहले से आर एच एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, यह ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बस एक कंसेप्ट समझाता हूं तो बेटा, अगर मान लो आप आर एच पॉजिटिव का ब्लड नेगेटिव को दे दो, नहीं देना चाहिए बच्चों, आपको खुद को 100 में आना चाहिए बच्चों। अगर आपने आर एच पॉजिटिव का ब्लड आर एच नेगेटिव को दे दिया, बेटा ये आर एच नेगेटिव है, इसने आज तक कभी आर एच एंटीजन नहीं देखा। अगर आपने पॉजिटिव का ब्लड नेगेटिव को दे दिया ना बच्चों, तो उसमें आर एच एंटीजन चल जाएगा, तो उसको क्या लगेगा कि कोई पराया है। माना कि उस एंटीजन के खिलाफ उसके पास पहले से आर एच एंटीबॉडी नहीं है, पर इम्यून सिस्टम तो है ना बेटा, तो उसका इम्यून सिस्टम उस आने वाले आर एच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा और उन आने वाले आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो एक बात तो 100 में आ गई बच्चों, नेगेटिव का ब्लड पॉजिटिव को दे सकते हैं पर पॉजिटिव का ब्लड नेगेटिव को नहीं देना चाहिए। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बस बताना चाह रहा हूं बच्चों, एनसीईआरटी क्या कहती है बच्चों, एबी को कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। पर समझे बेटा, एबी में तो दो होंगे ना बेटा, एबी में जो है एक एबी पॉजिटिव हो जाएगा, एक बेटा इस तरह से एबी नेगेटिव हो जाएगा। अब आप मुझे सोचकर बताइए, एनसीईआरटी तो खत्म हो गई बेटा कि एबी को कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, पर अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इन दो में से वाकई में एबी पॉजिटिव और एबी नेगेटिव में से कौन यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा, मुझे जल्दी से लिखकर बताइए। जल्दी से लिखकर बताइए बच्चों कि ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव में से यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आपके, ए बी पॉजिटिव होगा। अरे समझिए बेटा, आओ जरा चेक करते ना बेटा, ये ए बी नेगेटिव है, अगर ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है तो इसको ये वाला ब्लड लेना चाहिए, सिर्फ समझा रहा हूं बच्चों। तो देखिए ये ए पॉजिटिव है, अगर ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर हुआ तो इसको ये ब्लड लेना चाहिए। आओ जरा इसको ये ब्लड देते हैं बेटा, ये ब्लड जाएगा तो ए एंटीजन जाएगा, इसको लगेगा अपना है, पर आरएच को देखते इसको लगेगा ना पराया है। माना कि इसके पास पहले से आरएच एंटीबॉडी नहीं है, पर इसका इम्यून सिस्टम अब क्या बनाएगा बेटा, आरएच एंटीबॉडी, और इन आरबीसी को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आपने देखा ए बी नेगेटिव ने इसका ब्लड कहां लिया बच्चों, पर ए बी पॉजिटिव जो है उसको ये ब्लड आप दे सकते हो ना बेटा, क्योंकि ए एंटीजन जाएगा अपना लगेगा, आरएच एंटीजन जाएगा अपना लगेगा, तो इसके लिए कोई पराया है ही नहीं, तो ये खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा। यानी कंक्लूजन समझिए बच्चों, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होगा, ए बी पॉजिटिव। बेटा ए बी पॉजिटिव क्या कहता है
कि हमारे पास ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, आर एच एंटीजन भी है। एक काम कीजिए, हमको ए वाला दे दीजिए, हम उसको जानते हैं, अपना अपना लगेगा, मां कसम बंदूक से नहीं उड़ाएंगे। हमें बी दे दीजिए, अरे हम बी को भी तो जानते हैं, अपना अपना लगेगा, मां कसम बंदूक से नहीं उड़ाएंगे। एक काम कीजिए, हमको आर एच दे दीजिए, अरे हम आर एच को भी तो जानते हैं, अपना लगेगा, मां कसम बंदूक से नहीं उड़ाएंगे। एक काम कीजिए भैया, हमको तीनों साथ में दे दीजिए, अरे हम तीनों को जानते हैं, अपना अपना लगेगा, किसी को बंदूक से नहीं उड़ाएंगे। तो आपने देखा ए बी पॉजिटिव जो होता है उसके पास सारे एंटीजन पहले से हैं, उसके लिए कोई पराया नहीं है, तो वो सबके खून को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब कंक्लूजन सुनिए बेटा, जो ए बी पॉजिटिव होता है वो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और उसी तरह से जो ओ नेगेटिव होगा वो होगा यूनिवर्सल डोनर। मैं आपको समय दे रहा हूं, थोड़ा सा आप सोच लीजिए बच्चों। ए बी पॉजिटिव जो है ये होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और बेटा जो ओ नेगेटिव होता है ये होता है यूनिवर्सल डोनर। बाकी तो आपको एनसीईआरटी होनी चाहिए ना बेटा। सोचिए ओ नेगेटिव क्या कहेगा, हमारे पास ना ए एंटीजन है, ना बी एंटीजन है, ना ही आर एच एंटीजन है, हमारा ब्लड जिसको देना है दे दो। अरे हमारा ब्लड जो है वो एंटीजन लेकर जाता ही नहीं है, तो कोई जानने पहचानने की कोशिश भी नहीं करता है, कोई अपने पराये का सवाल पैदा नहीं होता है, हर कोई हमारे ब्लड को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब हमारा ब्लड जो है वो किसी को भी दिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, और ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। ये भी मैंने आपको समझा दिया बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है बच्चों। अब बच्चों मैं आपको यहां पर कुछ स्टैटिस्टिकल चीजें भी बता देता हूं, समझिए। कुछ स्टैटिस्टिकल चीजें बता देता हूं, जैसे कि अगर हम इंडिया में देखें, इंडिया में ये फैक्ट है बच्चों, 97% लोग जो हैं वो आर एच पॉजिटिव होते हैं, और 3% लोग जो हैं वो आर एच नेगेटिव होते हैं, ये फैक्ट है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, ऑल ओवर वर्ल्ड देखें, तो 80% लोग जो हैं वो आर एच पॉजिटिव होते हैं, और 20% के आसपास जो है वो आर एच नेगेटिव होते हैं। हिंदुस्तान पर गर्व महसूस कीजिए बच्चों, हमारे यहां पर जो है पॉजिटिविटी जो है वो ज्यादा है, नेगेटिविटी कम है बच्चों। पर पूरे विश्व में अगर देखा जाएगा तो हिंदुस्तान की तुलना में नेगेटिव ज्यादा है, उसके कंपेरिजन में याद रख सकते हैं बच्चों। बेटा हिंदुस्तान में जो है पॉजिटिविटी ज्यादा है, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। बेटा हिंदुस्तान में आर एच पॉजिटिव ज्यादा है, आर एच नेगेटिव बहुत कम है। अगर पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे ना बच्चों, तो यहां पर 20% आर एच नेगेटिव हो जाते हैं। अब मैं आपको एक बेहतरीन केस समझा रहा हूं बच्चों, एनसीईआरटी का है, ध्यान से सुनिएगा। वो केस है मेरे बच्चों एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। एनसीईआरटी का है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस, गर्भ रक्ताणुकोरकता। बहुत मेहनत से पढ़ेंगे बच्चों, सुनिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। अब समझिए बेटा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये एक स्पेशल केस है। ये कब होता है, मान लेते हैं मदर है और ये फादर है। अगर मदर जो है आर एच नेगेटिव हो और फादर जो है आर एच पॉजिटिव हो, ये समझिए। पहले तो ये सिंबल समझ में आने चाहिए बच्चों, ये मदर, ये फादर, ये फीमेल, ये मेल। बेटा एक माँ जो होती है वो परिवार में बच्चों को जोड़ती है। एक माँ जो होती है बच्चों, वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे जोड़ती है, प्लस करती है। तो जो प्लस वाला साइन है वो जो है मदर के लिए, फीमेल के लिए। जबकि मेल का काम बरसों से क्या है, शिकार करना, अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा करना। तो जो मेल होता है वो भाला फेंक कर जो है शिकार कर रहा है, तो जो भाला वाला साइन है बेटा वो जो है मेल के लिए यूज किया जाता है। ये कुछ बेसिक चीजें बच्चों जेनेटिक्स की, और फिलहाल मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस समझाना है। अब इस टॉपिक को ध्यान समझे बच्चों, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस एक स्पेशल केस है। ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब मदर आर एच नेगेटिव, फादर आर एच पॉजिटिव। ध्यान सुनिए बेटा, मदर आर एच नेगेटिव मतलब इनके आरबीसी पर आर एच एंटीजन नहीं है। फादर आर एच पॉजिटिव इसका मतलब इनके सभी आरबीसी पर आर एच एंटीजन है। पर मैंने आपसे क्या कहा, चाहे आर एच पॉजिटिव इंसान हो चाहे आर एच नेगेटिव इंसान हो, पहले से आर एच एंटीबॉडी नहीं होती है। तो मदर के पास भी आर एच एंटीबॉडी पहले से तो नहीं है,
फादर के पास भी RH एंटीबॉडी पहले से तो नहीं है। एक चीज समझ लो बच्चों, मैं RH एंटीबॉडी लिखूं या एंटी RH एंटीबॉडी लिखूं, दोनों का एक ही मतलब है बेटा। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, मतलब बच्चा ये सोचता, पहले बात समझिए, ऐसी एंटीबॉडी, बेटा RH एंटीबॉडी का क्या मतलब है समझिए ना, ऐसी एंटीबॉडी जो RH एंटीजन के खिलाफ बनती है। तो यहां पर हमने क्या किया, एंटी का मतलब यहां ऑपोजिट नहीं है, एंटी का मतलब एंटीजन है, तो ऐसी एंटीबॉडी जो एंटीजन RH के खिलाफ बनती है। तो एक ही बात है ना बच्चों, तो समझिए, ऐसी एंटीबॉडी जो RH एंटीजन के खिलाफ बने या ऐसी एंटीबॉडी जो एंटीजन RH के खिलाफ बने, एक ही बात है बच्चों। तो मैं RH एंटीबॉडी कह दूं या एंटीजन RH एंटीबॉडी कह दूं, एक ही बात है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब समझिएगा, मैं आपको एक चीज समझाता हूं बच्चों। मदर RH नेगेटिव है, मतलब उन्होंने RH एंटीजन नहीं देखा, फादर RH पॉजिटिव है, मतलब उन्होंने RH एंटीजन देखा है। दोनों के पास बेटा पहले से RH एंटीबॉडी तो नहीं है। अब समझना, ह्यूमन के अंदर क्या होता है, एक पॉइंट समझो बच्चों, ह्यूमन के अंदर RH एंटीजन को बनाने वाला जो जीन होता है बेटा, समझिए थोड़ा जेनेटिक्स का पोर्शन आएगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। बेटा RH एंटीजन क्या है, प्रोटीन, और थोड़ा आइडिया होना चाहिए बच्चों। प्रोटीन जो है वो जीन की अभिव्यक्ति, जीन के एक्सप्रेशन से बनता है। सुना भी होगा, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, यानी बेटा RH एंटीजन जो है प्रोटीन है, ये जीन की वजह से बनेगा। और आपको पता है हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं, तो हर जीन के हमारे पास 2 एलील देखने को मिलेंगे। मैं हेमीजाइगस की बात नहीं कर रहा हूं, हर जीन के हमारे पास 2 एलील, मोर देन अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। बेटा थोड़ा जेनेटिक्स के टर्म यूज करूंगा सिर्फ समझाने के लिए, तो समझिएगा, ह्यूमन के अंदर RH एंटीजन को बनाने वाला जो जीन होता है बेटा, वो डोमिनेंट जीन होता है, समझिएगा। ह्यूमन के अंदर RH एंटीजन को बनाने वाला जो जीन है बेटा, वो डोमिनेंट जीन है। इसका मतलब ये हुआ, मदर और फादर में से किसी एक की भी गैमेट में अगर RH एंटीजन का वो डोमिनेंट एलील आ गया तो एक्सप्रेस करेगा, RH एंटीजन बनेंगे और बच्चा RH पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको जेनेटिक्स के पॉइंट से समझा रहा हूं बेटा, समझिए। मदर RH नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ बेटा, आपको पता है हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, होमोलोगस पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के। बेटा मुझे ये सब नहीं समझाना है, पर ठीक है, थोड़ा समझ में आए इसलिए मेहनत कर रहा हूं। समझिए, मदर RH नेगेटिव है, इसका मतलब इनके पास RH एंटीजन के जो जीन के एलील होंगे वो दोनों रेसेसिव होंगे बेटा, रेसेसिव, यानी मदर होमोजाइगस रेसेसिव है। बेटा मैंने आपसे क्या कहा, RH एंटीजन एक डोमिनेंट जीन है, मतलब उसका जो जीन है वो डोमिनेंट है। अगर मान लो मदर RH नेगेटिव है, मतलब इनके पास एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है बेटा, एक भी डोमिनेंट एलील अगर होता तो एक्सप्रेस करता। आपको पता डोमिनेंट एलील चाहे होमोजाइगस में हो चाहे हेटेरोजाइगस में हो, वो जो है बेटा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही सही। आप जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे बच्चों, आप पढ़ रहे होंगे बेटा। समझिए, मैंने कहा मदर RH नेगेटिव है, इसका मतलब इनके पास डोमिनेंट एलील नहीं है, तो मदर जो है वो होमोजाइगस रेसेसिव है। पर समझिए, फादर RH पॉजिटिव है, इसका मतलब बेटा इसमें 2 केस हो सकते हैं। बेटा फादर RH पॉजिटिव है, इसका मतलब 2 अलग अलग केस हो सकते हैं। एक केस हो सकता है बेटा ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो, या फिर हो सकता है ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो। बेटा एक भी डोमिनेंट एलील अगर है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ना बच्चों। एलील क्या होता है जेनेटिक्स में आपको सर बताएंगे बच्चों, बेहतरीन पढ़ाएंगे सर, है ना। तो समझिए, अरे मदर RH नेगेटिव है तो कंफर्म है उसके पास डोमिनेंट एलील नहीं होना चाहिए, क्योंकि डोमिनेंट एलील होता अपने आप को एक्सप्रेस कर देता ना। तो समझ बेटा, समझिए, मदर RH नेगेटिव है मतलब उसके पास दोनों एलील रेसेसिव हैं। पर समझिए फादर RH पॉजिटिव है तो दोनों केस हो सकते हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समझिए, मदर RH नेगेटिव फादर पॉजिटिव हो तो इनका बच्चा RH नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चों। एक चीज समझिए, मदर RH नेगेटिव है तो कंफर्म है इनके जितने भी ओवा बनेंगे उनमें रेसेसिव एलील ही आएगा। आपको पता है बेटा, गैमेट्स बनते समय मियोसिस होता है, और मियोसिस के टाइम पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट होते हैं। अब चूंकि मदर में तो दोनों ही रेसेसिव हैं, तो इनके कितने ही ओवा क्यों ना बन जाए उसमें स्मॉल r ही आएगा बेटा। पर सोचिए, अगर फादर ये वाला केस है तो कंफर्म है इनके सारे स्पर्म में कैपिटल R आएगा, तो बनने वाला बच्चा फिर RH पॉजिटिव ही बनेगा। पर सोचिए बच्चों, अगर फादर ये वाला है तो समझिए उनके आधे स्पर्म में कैपिटल R आएगा, आधे में स्मॉल। कैपिटल R इधर आ गया तो बच्चा RH पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि डोमिनेंट एलील है। और समझिए बेटा, अगर इधर से स्मॉल r आ गया तो फिर बच्चा जो है वो रेसेसिव कंडीशन, यानी वो जो है RH नेगेटिव हो जाएगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि मदर RH नेगेटिव है, फादर पॉजिटिव है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, इनका बच्चा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पर फिलहाल ध्यान रखना,
एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस जो है ये एक स्पेशल केस है बेटा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस जो है ये एक स्पेशल केस है। अब मैं ये सारी चीजें रब कर रहा हूं बेटा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस एक स्पेशल केस है, और स्पेशल केस से मेरा मतलब है हम मानकर चलेंगे कि इनका जो पहला बेबी बना, मान लेते हैं वो RH पॉजिटिव बना, स्पेशल केस है बच्चों। मान के चले, मैं फिर कह रहा हूं इनके बच्चे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, समझा रहा हूं बच्चों। तभी तो कह रहा हूं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस स्पेशल केस है। मानकर चल रहे हैं पहला बच्चा RH पॉजिटिव बना और दूसरा बच्चा भी RH पॉजिटिव बनने लगा तो क्या होगा, ये मानकर चल रहे हैं बेटा। मैं फिर कह रहा हूं इनका पहला बच्चा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, दूसरा बच्चा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, पर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस स्पेशल केस है। मानकर चल रहे हैं कि अगर पहला बच्चा पॉजिटिव हो गया और दूसरा भी अगर पॉजिटिव बनने लगा तो क्या होगा। तो समझना, मानकर चल रहा हूं कि पहला जो बच्चा बन रहा है बच्चों, बेबी नंबर 1, फीटस नंबर 1, मान लेते हैं वो बन रहा है बच्चों RH पॉजिटिव। मैं फिर कह रहा हूं नेगेटिव हो सकता है, मान के चल रहे हैं पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव बन रहा है। इसका मतलब इस बच्चे के जितने भी RBC बनेंगे उन पर क्या निकलेगा बेटा, RH एंटीजन। अब समझिए ये बच्चा मां के अंदर पलने लगेगा। आपको पता है बच्चों बीच में प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा, और जब तक प्लेसेंटा होता है ना बच्चों, मां का खून और बच्चे का खून डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता बच्चों, क्योंकि मां का खून उधर है, बच्चे का खून जो है इधर बेटा। आपको पता है थोड़ा सा अम्बिलिकल कॉर्ड, उसमें अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन में। तो समझिए मां तो RH नेगेटिव है, बच्चा RH पॉजिटिव है, उनके पास RH एंटीजन नहीं है, इसके पास RH एंटीजन है, समझिए बच्चों। पर जब तक प्लेसेंटा है मां का खून और बच्चे का खून डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगा। पर मान लेते हैं बच्चों हैप्पी बर्थडे वाला दिन आया, खुशखबरी वाला दिन आया, पार्चुरेशन प्रसव वाला दिन आया। आपको आइडिया है जब डिलीवरी वाला दिन आता है ना बच्चों, तो उस समय क्या होता है, प्लेसेंटा रप्चर होता है, और जब प्लेसेंटा रप्चर होगा ये ब्लड वेसल्स भी रप्चर होंगी, तो पहली बार बच्चे का खून जो है मां के खून से कांटेक्ट में आएगा। अब चूंकि बच्चा RH पॉजिटिव था तो वो मां के ब्लड में क्या लेकर जाएगा, RH एंटीजन, और चूंकि मां RH नेगेटिव है बच्चों, तो मां को क्या लगेगा, कोई पराया है। अरे देखिए किसी अपने से कोई पराई चीज आई है ना, समझिए। पर आप समझिए बेटा, मां के अंदर RH एंटीजन जाएगा तो मां का लगेगा पराया आ गया है। पर समझिए मां के पास पहले से RH एंटीबॉडी नहीं है ना, पर मां का इम्यून सिस्टम अब क्या बनाने लगेगा बच्चों, RH एंटीबॉडी बनाने लगेगा। और थोड़ा सा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का आइडिया बच्चों अभी तो होगा, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा ना, यहां पर बेटा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा। और आपको थोड़ा सा आइडिया हो, ह्यूमन हेल्थ में मैं आपको समझाऊंगा बच्चों ग्राफ, ह्यूमन हेल्थ में हम ग्राफ पढ़ेंगे, इधर इंटेंसिटी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, इधर टाइम, ये ह्यूमन हेल्थ की बात है बच्चों, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में समय ज्यादा लगता है पर इंटेंसिटी कम, समय ज्यादा लगता है इंटेंसिटी कम, पर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो है समय कम लगता है पर इंटेंसिटी ज्यादा। ये बेटा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है, ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, ये ह्यूमन हेल्थ में समझाऊंगा। तो समझिए बेटा, बच्चा RH पॉजिटिव था, मां RH नेगेटिव, पहली बार जब डिलीवरी हो रही है, प्लेसेंटा रप्चर, ब्लड वेसल रप्चर, बच्चे के RBC मां से मिलेंगे तो मां को लगेगा कोई पराई चीज आ गई, तो मां का इम्यून सिस्टम क्या बनाने लगेगा, RH एंटीबॉडी। पर आपको पता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा। पहली बात तो मां के अंदर जो RH एंटीबॉडी बन रही है किसको मारने के लिए, बच्चे के RBC, पर अभी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा ना बेटा स्लो। अरे ये इतनी एंटीबॉडी बनती और ये बच्चे पर अटैक करती, उससे पहले तो डॉक्टर बच्चे को निकालता है, अम्बिलिकल कॉर्ड काटता है, दोनों तरफ से स्टिच करता है, मुबारक हो आपके घर में शेर पैदा हुआ है या लक्ष्मी पैदा हुई है। तो आपने देखा बेटा पहली डिलीवरी तो सक्सेसफुल हो गई ना, पर अब मां के ब्लड में क्या बन चुकी है, RH एंटीबॉडी बच्चों। मोर एप्रोप्रिएटली मुझे कहना चाहिए मेमोरी सेल बन जाएंगे, मेमोरी सेल। मानकर चलते हैं RH एंटीबॉडी बन गई और ये बैठकर इंतजार करेंगी कि दोबारा से RH एंटीजन आ तो जाए। तो आपने देखा बेटा पहली डिलीवरी सक्सेसफुल। अब मैं मानकर चल रहा हूं कि दोबारा जब प्रेगनेंसी हुई, अनफॉर्चुनेटली दूसरा जो बच्चा है बेटा बेबी नंबर 2, मान लेते हैं अब वो भी बन रहा है RH पॉजिटिव। मैं फिर कह रहा हूं वो नेगेटिव हो सकता था, पर मान लेते हैं वो RH पॉजिटिव बन रहा है, तो इस बच्चे में RH एंटीजन निकलेंगे। और याद कीजिए मां के अंदर RH एंटीबॉडी बनी हुई थी, तो इस बार बेटा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा, ये तुरंत टिश्यू फ्लूइड से होते आ जाएगी। तो प्लेसेंटा नहीं रोकेगा, क्या नहीं रोक पाएगा। ये एंटीबॉडी होती है बेटा IgG टाइप की, थोड़ा आइडिया हो, ट्रांसप्लेसेंटल। बेटा इस बार सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा, और ये एंटीबॉडीज भारी मात्रा में बन चुकी थी पहली डिलीवरी के टाइम पर। अब ये यहां आएंगी और इस दूसरे बच्चे के सभी एरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो ब्लास्ट हो जाएंगे, फीटस की डेथ हो जाएगी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस। उम्मीद करता हूं 100 में आ गया।
और एनसीईआरटी कहती है ये दूसरा बच्चा क्यों मरा है बेटा, ये मरा है अनीमिया और सीवियर जॉन्डिस की वजह से। पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं बेटा। देखो ना, इसके आरबीसी आपने खत्म कर दी है, तो इसमें खून की कमी यानी अनीमिया, और जब आरबीसी टूटेंगे तो हीमोग्लोबिन टूटेगा, हीमोग्लोबिन टूटेगा तो हीम टूटेगा, हीम टूटेगा तो बिलिरुबिन बनेगा बेटा, बिलिरुबिन बाइल पिगमेंट येलो कलर का। तो इस बच्चे के पूरे शरीर में बिलिरुबिन फैल जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का पॉइंट है बच्चों, तो एनसीईआरटी का पॉइंट हो गया ये अनीमिया और जॉन्डिस की वजह से मर जाएगा। पर फिर भी समझिए, अगर मान लेते हैं पहला बच्चा पॉजिटिव डिलीवर हो गया और दूसरा भी अगर पॉजिटिव बन जाए, तो क्या हम उसको मरने से नहीं बचा सकते? बचा सकते हैं बच्चों, बचा सकते हैं। कैसे? पढ़े लिखे हैं तो बचा सकते हैं। समझिए कैसे बताओ। जो दूसरा बच्चा बनेगा भविष्य में, अभी उसकी प्लानिंग नहीं हुई है, अभी तो पहली डिलीवरी हुई है ना, तो दूसरा बच्चा अगर आरएच पॉजिटिव बनेगा, उसको खतरा किससे होगा? जो मां के अंदर ये आरएच एंटीबॉडी बनेंगी, यही तो मार रही है जाके, और ये बनी किसके खिलाफ? पहले बच्चे के आरबीसी के आरएच एंटीजन के खिलाफ। तो क्या करते हैं बच्चों, इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, एनसीईआरटी, यानी खुशियां सेलिब्रेट करने में नहीं लग जाना है कि पहला बच्चा निकला, अब जो है पार्टियां चल रही हैं, 2 साल तक सेलिब्रेशन चल रहे हैं, फिर बाद में अचानक से याद आया कि हाँ यार हमारी लुगाई तो आरएच नेगेटिव है, हम आरएच पॉजिटिव हैं, हमको दूसरा बच्चा भी पैदा करना है, और वो अगर पॉजिटिव हो गया फिर तो लफड़ा हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा अलर्ट भी रहना होता है। अगर आपको पता है कि ये केस है और आपको पता है कि पहला बच्चा पॉजिटिव हो गया है, तो क्या करना है? इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, एनसीईआरटी का पॉइंट है बच्चों, पहले बच्चे की डिलीवरी के तुरंत पश्चात ही कोशिश कीजिए 72 घंटे के अंदर अंदर क्या करते हैं, मां को दवाइयां दे दो। और उन दवाइयों में क्या होती है बच्चों? उनमें आर्टिफिशियल आरएच एंटीबॉडी है, बनी बनाई एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं? इस पहले बच्चे के आरबीसी को मारकर यूरिन से निकल जाएंगी बस। तो मां के ब्लड में ये एंटीजन ही नहीं रहेंगे, तो मां का इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडी खुद से नहीं बनाएगा, कोई मेमोरी जनरेट नहीं होगी, तो दूसरा बच्चा भी सक्सेसफुली डिलीवर किया जा सकता है। ऐसा कुछ, ये मैंने आपको समझा दिया। अब एक और चीज समझिए बेटा, पूछा जाता है बायोलॉजिकल मैरिज ऑफ विच कॉम्बिनेशन शुड बी प्रोहिबिटेड। कोशिश कीजिए कि किस कॉम्बिनेशन की शादी को रोका जाए, अवॉइड किया जाए। तो आंसर जाता है आरएच नेगेटिव गर्ल एंड आरएच पॉजिटिव बॉय। बेटा सोचिए, इसके अलावा अगर कोई भी कॉम्बिनेशन हो, तो पहला पॉजिटिव हो, दूसरा पॉजिटिव हो, तीसरा पॉजिटिव हो, कोई तकलीफ नहीं आएगी बच्चों। सोचिए अगर दोनों नेगेटिव हैं तब तो पहला बच्चा ही नेगेटिव बनेगा, कंफर्म। और एक चीज समझिए बच्चों, अगर मदर पॉजिटिव है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है बच्चों, घबराने की बात ही नहीं है। सोचिए बच्चों, अगर मदर पॉजिटिव है और पहले बच्चे के आरबीसी जाएंगे आरएच एंटीजन लेकर, तो मां को क्या लगेगा? कोई अपना आया है, और जब अपना है तो वो एंटीबॉडी बनाएगी नहीं, तो दूसरे बच्चे को कोई खतरा नहीं होगा। ऐसा कुछ तो ध्यान रखना, अगर दोनों नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं, दोनों पॉजिटिव हो कोई दिक्कत नहीं, मदर पॉजिटिव फादर नेगेटिव तो भी कोई दिक्कत नहीं। बेटा मां अगर आरएच पॉजिटिव तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और समझना, अगर मदर नेगेटिव फादर पॉजिटिव है और पहला बच्चा पॉजिटिव हो चुका है और दूसरा भी अगर पॉजिटिव बन रहा है, तो फिर एर्थोब्लास्टिक फिटलेस हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। पर मैंने आपको क्या, एर्थोब्लास्टिक फिटलेस हमेशा हो जाए ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए पूछा जाता है बायोलॉजिकल मैरिज ऑफ विच कॉम्बिनेशन शुड बी प्रोहिबिटेड, तो आंसर जाता है बच्चों आरएच नेगेटिव गर्ल एंड आरएच पॉजिटिव बॉय। बाकी इसको बचाया जा सकता है। एनसीईआरटी की लाइन क्या है? इमीडिएटली एरिथ्रोब्लास्टिक फिटलेस कैन बी प्रिवेंटेड by administering RH antibodies या antigen RH antibody to the mother immediately after the delivery of a first child, NCERT। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये वाला पोर्शन भी आपको समझ में आ गया। हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है बच्चों, शादी से पहले कुंडली मिलाते हैं, कुंडली। पर अमेरिका में जब शादी हो रही है तो वहां पर RH फैक्टर मिलाते हैं बच्चों। हम जो है कुंडली मिला रहे हैं, हम RH फैक्टर नहीं मिला रहे हैं। रीजन, क्योंकि जरूरत उतनी महसूस हो नहीं रही है, क्योंकि हमारे यहां पर लड़का आरएच पॉजिटिव निकलता है तो 97% चांस है कि उसकी जो लुगाई होगी वो भी जो है आरएच पॉजिटिव तो होगी। लुगाई का मतलब वाइफ। बेटा मैंने आपको बताया था हिंदुस्तान में 97% लोग आरएच पॉजिटिव हैं, तो हमारे हिंदुस्तान में तो 97% जो माताएं होंगी, जो दुल्हन होगी, वो आरएच पॉजिटिव होगी। और मदर अगर आरएच पॉजिटिव है तब तो हो ही नहीं सकता ना एर्थोब्लास्टिक फिटलेस। वही तो मैं आपको समझा रहा हूं। तो हमें आरएच फैक्टर मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। पर कल को अगर मान लो तुम लड़के हो और अगर तुम कोई विदेशी अगर दुल्हन लाना चाहते हो, तो एमजे सर की बात याद रखना, आरएच फैक्टर का मिलान जरूर कर लेना, क्योंकि उस विदेशी दुल्हन के आरएच नेगेटिव होने के 20% चांसेस हैं।
और तुम्हारे तो 97% चांसेस है RH पॉजिटिव होने के, तो फिर ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना। खुश हो रहे हैं लड़के वहां बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, टॉपिक पर फोकस कीजिए, हमें हिंदुस्तान में रहना है बच्चों। ये बेटा यहां पर ब्लड ग्रुपिंग वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे बच्चों ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, बहुत ही आसान टॉपिक है। जो बच्चे ध्यान से जुड़ गए हैं उनको 100 में आ रहा है कि एमजे सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं। चलिए बच्चों, अब आज का हमारा आखिरी टॉपिक जो मैं आपके सामने लेकर चल रहा हूं वो है ब्लड क्लॉटिंग। इसको बेटा ब्लड क्लॉटिंग कह दीजिए, इसको ब्लड कोगुलेशन कह दीजिए, रक्त स्कंदन कह दीजिए, रक्त का थक्का बनना कह दीजिए, या खून का जमना कह दीजिए, उसे कहा जाता है ब्लड क्लॉटिंग। अब बेटा आपके मॉडल की एक एक लाइन बताता हूं, एनसीईआरटी पूरी आपको पढ़ाता हूं, ध्यान सुनेगा, जुड़ जाइए बच्चों। अब जो है कमेंट सेक्शन से दूर हो जाइए, टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। आइए बात करते हैं बच्चों मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों? बच्चों जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए आइए बच्चों अब हम टॉपिक पढ़ते हैं ब्लड क्लॉटिंग। इसको समझिए, आपके मोड में ऐसा लिखा हुआ है कभी कट लगता है या वुंड हो जाता है, कहीं कट लग जाता है, ये घाव हो जाता है। बेटा 2 से 3 मिनट का टॉपिक है, हाँ हाँ सच्चाई है। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जो है 2 से 3 मिनट का समय लगता है। क्लॉटिंग टाइम इज 2 to 3 मिनट्स। एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा ईमानदारी से। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। मैकेनिज्म ब्लड क्लॉटिंग, कभी कभी कट लग जाता है या घाव हो जाता है, ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, तो वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और हम जो है उस ब्लड को लॉस को रोकना चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, जहां पर ब्लड वेसल रप्चर हुई है वहीं से तो खून बह रहा है, तो हम चाहते हैं उसी जगह पर बहता हुआ खून जम जाए ताकि वहां से ब्लीडिंग ना हो। और बहते हुए खून का जम जाना वही कहलाता है बच्चों ब्लड क्लॉटिंग, या फिर इसको ब्लड कोगुलेशन कहा जाता है। अब समझिए, ये टॉपिक समझाऊं उससे पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको समझाता हूं। सुनिए बच्चों, ये मान लीजिए मैंने आपके सामने पूरी स्किन बनाई है बेटा, यहां से लेकर यहां तक मान लीजिए स्किन, रफ डायग्राम बना रहे हैं। ये जो है बेटा एपिडर्मिस है, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और नीचे होती है बेटा डर्मिस। और डर्मिस में मान लेते हैं मैंने एक ब्लड कैपिलरी बना रखी है बेटा, स्किन बराबर एपिडर्मिस प्लस डर्मिस। डर्मिस जो है बेटा वो कनेक्टिव टिश्यू है, डर्मिस कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसके अंदर मैंने इस तरह से एक ब्लड कैपिलरी बना रखी है। और ब्लड कैपिलरी की जो इनमोस्ट लाइनिंग होती है उसको एंडोथेलियम सिंपल स्क्वेमस। और आपको बता जो ब्लड वेसल के अंदर क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है, तो बेटा इसके अंदर ब्लड भरा हुआ है। ब्लड का मतलब क्या है, ब्लड कॉर्पसल है, आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स,
और याद कीजिए बच्चों, यहां ब्लड की मैट्रिक्स है जिसका नाम पढ़ चुके हैं, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, कैल्शियम है, समझिए एल्बुमिन, गामा ग्लोबुलिन है। याद कीजिए यहां ब्लड वेसल में हेपेरिन भी तो होगा बेटा, हेपेरिन का कोगुलेशन में कोई रोल नहीं है, ये तो एंटी कोगुलेंट है जो सही सलामत ब्लड वेसल में ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। अब समझना बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग को समझाने के लिए, जैसे आपको पता है मसल कॉन्ट्रेक्शन को समझाने के लिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ते हैं, उसी तरह से बच्चों ब्लड क्लॉटिंग को समझाने के लिए जो थ्योरी आती है उसका नाम होता है बेटा एंजाइम कैस्केड थ्योरी। क्लास में याद हो जाएगा बेटा, ब्लड क्लॉटिंग को समझाने के लिए थ्योरी है, उसे हम कहते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी। बेटा कैस्केड वर्ड का मतलब होता है चेन, यानी ये थ्योरी ये कहती है कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम एक्टिवेट होगा, फिर वो किसी दूसरे को एक्टिवेट करेगा, वो किसी और को एक्टिवेट करेगा, वो किसी और को एक्टिवेट करेगा, और फिर कुछ पर्टिकुलर चेन में सीक्वेंसेस में स्टेप्स होंगे और फाइनली ब्लड का कोगुलेशन हो जाएगा। हमें नीट के हिसाब से ध्यान रखना है, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जो है बच्चों टोटल 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। एक होता है बेटा रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, बोर्ड में सब लिखा है बेटा, पहला स्टेप होता है रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, दूसरा स्टेप होता है बेटा प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना, और तीसरा होता है मेरे बच्चों फिब्रिनोजन का फिब्रिन में कन्वर्ट होना, ऐसा कुछ। तो ध्यान रखिएगा ब्लड क्लॉटिंग के अंदर बच्चों जो हैं 3 स्टेप्स होते हैं, पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा, क्लास में याद हो जाएगा, फिर प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलेगा और फिब्रिनोजन फिब्रिन में बदलेगा। आइए टॉपिक शुरू करते हैं, 2 मिनट का टॉपिक है, ध्यान सुनेगा। पहले तो एक चीज समझिए बच्चों, कोई भी ऐसी चीज जो क्लॉटिंग में हेल्प करती है, क्लास में हो जाएगा, कोई भी ऐसी चीज जो क्लॉटिंग में हेल्प करती है उसको क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। हमारे ब्लड प्लाज्मा में टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर, बेटा मेडिकल कॉलेज के थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन यहां लूंगा, बाकी एनसीईआरटी आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान सुनेगा। कोई भी ऐसी चीज जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है उसे कहा जाता है बच्चों क्लॉटिंग फैक्टर। हमारे ब्लड प्लाज्मा में टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से 3 तो आपको दिख रहे हैं बच्चों, हेपेरिन नहीं है, ये तो क्लॉटिंग को रोकता है, एक तो प्रोथ्रोम्बिन है, एक फिब्रिनोजन है और एक कैल्शियम है, बेटा ये क्लॉटिंग फैक्टर हैं। तो बाकी 10 को मिलाकर मैंने क्या लिख दिया, अदर क्लॉटिंग फैक्टर। बेटा एल्बुमिन और गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी का क्लॉटिंग में कोई रोल नहीं है, तो ये तो समझ में आ रहा है। अब आइए टॉपिक शुरू करते हैं, मैकेनिज्म ब्लड क्लॉटिंग। देखिए 2 मिनट में आपको समझ में आएगा। कल को मान लेते हैं आप खेलते खेलते, आप नहीं चलिए मैं ना, कल को मान लेते खेलते खेलते मैं गिर गया, या फिर मान लेते बच्चों चाकू से कुछ इस तरह से चोट लगी है कि चमड़ी कट गई है, प्लीज समझिएगा, कुछ इस तरह से चोट लगी बच्चों कि चमड़ी कट गई है और देखिए ब्लड वेसल फट गई है। टॉपिक समझ में आना चाहिए, चमड़ी कट गई और ब्लड वेसल फट गई। अब जाहिर सी बात है बच्चों, अगर ब्लड वेसल फट गई है, यहां ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा, तो ब्लड जो है वो स्पीड से बाहर जाने लगा, तो ब्लड बाहर जाने लगा यानी बेटा ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो ब्लड यहां से बह रहा है अगर उसको यहीं पर बहते बहते जमा दिया जाए, तो बेटा समझिए जहां पर कोई चीज कट गई है, फट गई है, वहीं पर तो हम रफू करना चाहते हैं, सिलाई करना चाहते हैं, टाका मारना चाहते हैं। तो समझिए अब हम क्या चाहते हैं, जो ब्लड यहां से बह रहा है हम चाहते हैं वो बहते बहते जम जाए, और बहते हुए खून का जम जाना वही कहलाता है बेटा ब्लड क्लॉटिंग। अब देखिए 2 से 3 मिनट में कैसे कंप्लीट होगा, 2 मिनट का टॉपिक है। देखिए पहला स्टेप क्या है, रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखिए पहला स्टेप है रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखिए जब चोट लगी तो ये एक्सटर्नल टिश्यू इंजर्ड हुआ, तो ये जो एक्सटर्नल टिश्यू इंजर्ड हुआ है बच्चों, ये रिलीज करता है केमिकल एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, नाम से पता चल रहा है ऐसा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो बाहर वाला टिश्यू रिलीज कर रहा है, तो वो है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। बेटा ध्यान से सुन लीजिए, फिर मॉड्यूल को आप रीड कर लेंगे, उसमें सब लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं। वैसे एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन कौन रिलीज कर रहा है बेटा, इंजर्ड टिश्यू, जो आउटर टिश्यू इंजर्ड हुआ है उसने रिलीज कर दिया, देखिए एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। अब समझिए बेटा, जब ये एंडोथेलियम रप्चर हुई है, ये मेडिकल कॉलेज, बेटा यहां पर नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसमें कोलेजन फाइबर होते हैं, तो क्या होगा, कोलेजन फाइबर ऐसे रप्चर हो जाएंगे। अब प्लेटलेट्स बाहर भाग रहे हैं बेटा, तो प्लेटलेट्स यहां इन कोलेजन फाइबर से टकराते हैं, तो वो भी रप्चर हो जाते हैं, और फिर बेटा ये कॉलेज जब प्लेटलेट्स रप्चर होते हैं, इनके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो रप्चर होते हैं, और उनमें से फिर एक केमिकल
बच्चों आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? बच्चों आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बच्चों क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आ गया। बच्चों लाइट का थोड़ा सा इशू आ गया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, वो गलत वाला सेलेक्ट कर लिया मैंने। क्लोज करूं? ये वाला करना है, ये वाला करना है। अरे यार, इसमें थोड़ा हो गया।
क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों? बच्चों क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जल्दी से एक बार इंडिकेट कर दीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, बच्चों देखिए, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दूंगा, वो पीपीटी आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ध्यान सुनिए, मैंने आपको क्या कहा बेटा, ये जो हमारा एक्सटर्नल टिश्यू है, समझिए जो हमारा एक्सटर्नल टिश्यू है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। जो एक्सटर्नल टिश्यू है वो इंजर्ड हुआ था, तो जो एक्सटर्नल टिश्यू इंजर्ड हुआ था बच्चों, बेटा 2 मिनट का टॉपिक है, कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमारा एक्सटर्नल टिश्यू इंजर्ड हुआ था वो रिलीज करता है बच्चों एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। और देखिए यहां पर जब कोलेजन फाइबर रप्चर होते हैं तो प्लेटलेट्स उनसे टकराते हैं और वो रप्चर होकर रिलीज करते हैं बच्चों एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज करते हैं बच्चों? एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। तो देखिए पहला स्टेप हो चुका है रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर देखिए क्या होता है, ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन जो बेटा मैंने यहां लिखा था, याद कीजिए, अदर क्लॉटिंग फैक्टर, बस पहले टॉपिक समझ लीजिए बच्चों। ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन अदर क्लॉटिंग फैक्टर से रिएक्ट करते हैं बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। बेटा ये जो है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में बच्चों समझिए, देखिए बेटा ये जो दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन जो हैं अदर क्लॉटिंग फैक्टर से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, और एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चों जिसे कहा जाता है प्रोथ्रोम्बिनेज, या फिर इसी को कहा जाता है बच्चों थ्रोम्बोकाइनेज। एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों, मैं शॉर्ट में इसको लिखता हूं टीके। आप समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, 2 मिनट का टॉपिक है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, मेरा साथ दीजिए बच्चों। आपने देखा एक्सटर्नल टिश्यू इंजर्ड हुआ, वो रिलीज करता है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट रप्चर होकर रिलीज करते हैं एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। तो पहला स्टेप हो गया बेटा रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन अदर क्लॉटिंग फैक्टर से कैल्शियम के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और यहां पर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा थ्रोम्बोकाइनेज। देखिए हम क्लॉटिंग करना चाहते हैं बच्चों, एक चीज समझिए, ये जो भी चीजें हो रही है बच्चों यहां पर हो रही है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए क्या होता है, क्लॉटिंग करनी है तो आपको हेपेरिन को तो इनएक्टिवेट करना पड़ेगा ना बच्चों, ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। तो देखिए क्या होगा, ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है बच्चों, सबसे पहले ये हेपेरिन के कान के नीचे थप्पड़ मारता है, तो इसीलिए बेटा इस थ्रोम्बोकाइनेज को कहा जाता है एंटी हेपेरिन। क्या कहा जाता है बच्चों इसको? एंटी हेपेरिन। अब देखिए जब पहला स्टेप तो हो चुका है, आपने देखा रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। बहुत मेहनत करनी बच्चों, क्लास छोड़ना बहुत आसान है, टॉपिक समझाना समय पर वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। पूरी मेहनत करेंगे, अंत तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे बच्चों। तो ध्यान सुनिए, पहला स्टेप हो गया रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोकाइनेज बन गया, इसने हिपेरिन को तो इनएक्टिवेट कर दिया। अब दूसरा स्टेप बच्चों जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, यही थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट करता है बच्चों? थ्रोम्बिन के अंदर कैपिटल टी। बेटे सारी रिएक्शन यहां हो रही हैं जहां हमारी ब्लड वेसल रप्चर हुई है। तो देखिए सेकंड स्टेप भी हो गया कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। फिर ध्यान सुनिए, नीट का क्वेश्चन है, ये जो थ्रोम्बिन है बेटा, ये जो थ्रोम्बिन है, अब ये कैल्शियम की प्रेजेंस में, ध्यान से देखिए बेटा, ये जो थ्रोम्बिन है, बेटा ये जो थ्रोम्बिन है, बेटा समझिए, ये जो थ्रोम्बिन आपको दिख रहा है, अब ये जो थ्रोम्बिन है बेटा, ये कैल्शियम की प्रेजेंस में फिब्रिनोजन को, बेटा फिब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है? एक्टिव फिब्रिन के अंदर। मैं आपको समझाता हूं बच्चों, एक एक चीज समझाऊंगा। सर ये जो फिब्रिनोजन होता है बेटा, ये मोनोमर की फॉर्म में होते हैं, मोनोमर तो ये सॉल्युबल होते हैं, पर थ्रोम्बिन एक्चुअली में आकर क्या करता है बच्चों, ये सॉल्युबल मोनोमर्स को इनसॉल्युबल फॉर्म में, पॉलीमर फॉर्म में, ऐसे थ्रेड की फॉर्म में इकट्ठा करता है और इसी को कहा जाता है बेटा फिब्रिन। अब ध्यान से देखिए, तीनों स्टेप हो चुके हैं, रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। बेटा समझिए, और ये सब हो कहां रहा है? ये यही तो हो रहा है बेटा। तो जहां ब्लड वेसल रप्चर हुई है वहां पर क्या होगा? फिब्रिन का पूरा नेटवर्क बिछ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ब्लड में सेल थे ना, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट, पहले तो क्या हो रहा था बेटा, ये सीधे बाहर जा रहे थे, पर चूंकि अब यहां पर जो है बच्चों
चूंकि अब यहां पर फिब्रिन का नेटवर्क बन चुका है, तो साइज की वजह से क्या होगा, अब ये ब्लड कॉर्पसल इस फिब्रिन के नेटवर्क में ट्रैप होने लग जाएंगे। बेटा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सब फंसेंगे, पर सबसे ज्यादा कौन फंसेंगे बेटा, आरबीसी फंसेंगे। और ध्यान से देखिएगा, ये फिब्रिन का नेटवर्क प्लस ट्रैप्ड ब्लड कॉर्पसल, इसी को कहा जाता है बच्चों ब्लड क्लॉट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्लड क्लॉट कहा जाता है। तो समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए ब्लड क्लॉट किससे बनता है, तो आप क्या कहोगे, फिब्रिन का नेटवर्क प्लस ट्रैप्ड कॉर्पसल। तो बेटा इस तरह से जो है ब्लड क्लॉट बन जाता है। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। पर एक चीज समझिए बच्चों, आपने देखा इस ब्लड क्लॉट के अंदर बच्चों आरबीसी भी फंसेंगे, डब्ल्यूबीसी भी फंसेंगे, प्लेटलेट भी फंसेंगे, पर सबसे ज्यादा कौन फंसेंगे बेटा, आरबीसी फंसेंगे। तभी तो एनसीईआरटी कहती है ब्लड क्लॉट क्या है बच्चों, ये एक डार्क रेडिश ब्राउन इन कलर स्कम होता है। तो एनसीईआरटी का पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अब लगे याद बच्चों, प्लेटलेट्स का वो लास्ट पॉइंट भी सुन लो। देखिए क्या होता है, आपको एंडोथेलियम को रिपेयर भी तो करना है। तो समझिए बच्चों, क्या होता है, जब ये एंडोथेलियम रप्चर होती है ना बेटा, ये मेडिकल कॉलेज की बात है, उसकी सरफेस हो जाती है म्यूसिलेजिनस, चिपचिपी हो जाती है, और प्लेटलेट्स बेटा यहां पर आकर ऐसे एक दूसरे के साथ चिपकने लग जाते हैं और धीरे धीरे प्लेटलेट प्लग बन जाता है बच्चों। देखिए प्लेट यहां आकर लेट, तो क्या बन गया, प्लेटलेट। बेटा इसी को कहा जाता है प्लेटलेट प्लग। फिर क्या होता है बेटा, ये जो प्लेटलेट प्लग है ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। बेटा इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है थ्रोम्बोस्थेनिन, वो सिलेबस में नहीं है, पर ध्यान से रखिएगा, ये जो प्लेटलेट प्लग है अब ये ऐसे खींचेगा बेटा, तो जाहिर सी बात है जो रप्चर्ड एंडोथेलियम है उसके दोनों सिरे जो हैं एक दूसरे की तरफ मूव होंगे और एंडोथेलियम क्या हो जाएगी बेटा, रिपेयर हो जाएगी, और ये क्लॉट फिर यहां से टूटकर अलग हो जाता है। तो बेटा ये आपके जो है मॉड्यूल में प्लेटलेट्स का एक आखिरी पॉइंट लिखा हुआ था बच्चों। क्या लिखा हुआ था कि प्लेटलेट्स जो है वो हमारी ब्लड वस्कुलर सिस्टम की जो रप्चर एंडोथेलियम उसको रिपेयर करते हैं, क्या बनाकर बेटा, प्लेटलेट प्लग। और ये तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं कि प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देंगे तो क्या कहलाता है बच्चों, वो सीरम कहलाता है। तो तीनों स्टेप हो चुके हैं बेटा, रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। पर ध्यान रखिएगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में थ्रोम्बोकाइनेस कन्वर्ट करता है, जबकि बच्चों फिब्रिनोजन को फिब्रिन में फिर फिब्रिन का नेटवर्क यहां बन जाता है, उसमें ब्लड कॉर्पसल्स फंस जाते हैं और फिब्रिन का नेटवर्क प्लस ट्रैप्ड कॉर्पसल, उसी को कहा जाता है बच्चों ब्लड क्लॉटिंग। तो बच्चों सक्सेसफुली इसी के साथ जो है ब्लड वाला पोर्शन कंप्लीट होता है बच्चों। अगली क्लास के अंदर हम जो है ब्लड वेसल्स और हार्ट वाले पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस क्लास के लिए बच्चों आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। अगली क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ, इसी जुनून के साथ आपके साथ जुड़ना चाहूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों।